एज अ कंटेंट क्रिएटर कौन सा मिथ है जो आप देखते हैं कि क्रिएटर जो बनने वाले हैं उनको लगता है कि ये अचीव करने पे ये हो जाएगा? 1 मिलियन व्यूज मतलब यू अर्न 10 लाख रुपीज, ये नहीं है। दिस इज फॉल्स। जरूरी नहीं है कि एक महीने ब्रांड कोलैबोरेशन आई है तो दूसरे महीने भी आ जाए। क्या आपको लगता है बॉलीवुड इंडियन कल्चर को स्पॉइल कर रहा है? थोड़ी ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है। मेरा भाई बोल नहीं सकता, मेरा भाई बोल नहीं सकता। कि उनको पता है कि जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है वो काफी हद तक गलत है। कि आप देख लीजिए साजिद खान या फिर जो भी मूवीज आती है रोहित शेट्टी की, उसमें भी वो गाड़ी सर के ऊपर से उड़ रही है। कोई लॉजिक है क्या उन चीजों का? एक्शन, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उधर से कार उड़ा के लाया, हेलीकॉप्टर को ठोक दिया, हीरो कूद गया और सेफ है वो। मैंने देखा है आप अपने कंटेंट में अलग अलग राज्यों के वेडिंग्स को डिकोड किया है, तो किस राज्य की शादी का कल्चर ट्रेडिशन आपको यूनिक लगता है? लोगों को लगता है कि जैसे 7 फेरे एक्चुअली बॉलीवुड से ही पॉपुलर हुआ है, बट वैसे हमारी सारी शादियों में मोस्टली 4 फेरे, हमारे वेदाओं में भी 4 फेरे ही लिखे हैं। क्या बात ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि 7 फेरे। हाँ जी, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। गुजरात में हमारे यहाँ के ब्राह्मण भी बॉलीवुड देख के वो भी 7 फेरे सारे कराने ही लग गए हैं। इंस्पायर वही हो गए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट 7 फेरे का आ कहाँ से गया। केदारनाथ टेम्पल काफी डिमांड में रहता है, मतलब टू डू लिस्ट में लोगों के है कि मुझे तो वहां जाना ही जाना है। तो वहां पे आप गई तो कैसा अनुभव मिला आपको? देखिए, एनर्जी तो बहुत ही प्रिस्टीन है एंड आपको जाके यू गेट लॉस्ट एक शिव जी की भक्ति में। हाँ जी, पीछे हिमालय का वो बहुत दृश्य बहुत ही प्यारा है आपकी आंखों में। मैं जब गई थी तो शायद मुझे रोना ही आया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर जाके इतना प्यारा दृश्य देखने की आपकी आंखें भर आती हैं, ऐसा दृश्य दिखता है। सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा मंदिर के अंदर जाके पुजारी। हम लोग ने पुजारी जी की हेल्प ली थी, क्योंकि हमें था कि चलिए पूजा भी हो जाएगी एंड एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा। हमने उनको एक लिफाफा पकड़ाया, वो कहते हैं कि बहुत कम है मेरे लिए, ये मैं 21,000 से कम नहीं लेता। करंट इंडिया में आप ये देखती हैं कि विभिन्नता से एकता है। जैसे अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ जाता है इधर, तो ये होता है हमारी नौकरी खा रहा है, हमारे जैसा नहीं है। अरे भाई, हमारे जैसा क्यों नहीं है, हमारा ही तो पार्ट है। ऑब्वियसली आज आप क्या चाइना को दे दोगे सिक्किम? सही क्या असम या मणिपुर दे दोगे? तब नहीं दोगे आप, तब आपको होगा। लेकिन यहाँ पे कोई आपकी आके नौकरी कर रहा है तो वो हमारी नौकरी ले रहा है। तो वो हमारा इंडिया ही तो है, तो नौकरी ले रहा है तो इंडिया ही तो ले रहा है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट द राहुल रंजन शो में। हमारी आज की गेस्ट हैं मिस निकिता गुप्ता, फाउंडर ऑफ द कल्चर गली, जहां पर आज के डेट में हम अपने कल्चर को देखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी चेक करती है, ग्राउंड लेवल पे जाकर डीप रिसर्च करके इंडिया के अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रकार के रिचुअल्स, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स को हम सब तक लाती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द रियल इंडिया वी डोंट सी। तो चलिए वेलकम करते हैं मिस निकिता गुप्ता जी। थैंक यू, मिस निकिता गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द राहुल रंजन शो में। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग ऑन द शो। तो जब मुझे रिद्धि ने इनवाइट किया था, आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, बिकॉज आई फील लाइक पॉडकास्ट तो बहुत सारे आ गए हैं मार्केट में, बट जो रियल रॉ कॉन्वर्सेशंस हैं वो कम हैं। व्हेन आई सॉ दैट यू डूइंग रियल एंड रॉ कॉन्वर्सेशंस, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट केम विदाउट थिंकिंग मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बड़ी बात कह दी आपने तारीफ में, बहुत बहुत थैंक यू। तो पहले तो सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि MBA ग्रेजुएट को कल्चर के टॉपिक पे वीडियो बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? फाइनेंस पे वीडियो बनाने की जगह आप कल्चर के ऊपर कैसे? तो जैसे मैंने आपको, जब हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी अंदर, कल्चर मेरे चाइल्डहुड का पार्ट, चाइल्डहुड का ही है।
एंड इट्स नॉट लाइक कि अभी ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है आर्ट कल्चर हिस्ट्री में। और जब मैं आई थिंक 3-4 साल की थी, मम्मी ने मुझे कथक डांस में इनरोल कर दिया था एंड सिंगिंग एज वेल। जी। तो वहाँ से हम लोग का रियल, माई सिस्टर इज ऑल्सो देयर, हम दोनों साथ में जाके कथक करते थे। गुरु शिष्य वो रिलेशनशिप होती थी, एक हमने अपने शिष्य गुरु जी के साथ फॉर्म की थी तब से ही, क्योंकि हम लोग को उसमें पढ़ाई करनी होती थी नृत्य के बारे में। हम लोग लखनऊ घराना मैंने फॉलो किया था कथक का। अच्छा। तो उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कल्चर में डेवलप हुआ एंड स्कूल में भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। जी। अपार्ट फ्रॉम दैट बचपन से मम्मी पापा म्यूजियम्स लेके जाना, आर्ट गैलरीज, तो वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता गया। सो जैसे इफ कल्चर गली इज देयर नॉट देयर, it is just a part of me and that's how it started. पर रियल स्टोरी कल्चर गली की ये थी कि कभी मेरा इंक्लिनेशन नहीं था कि मुझे कोई सोशल मीडिया पे आके कंटेंट बनाना है, बट मजबूरी में मुझे बनाना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं 2016 का टाइम था when I was participating in Miss India and मैं कथक 10-12 साल से ऑलरेडी कर रही थी। अब anybody who's followed pageants knows that टैलेंट राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एक मिस इंडिया का। एंड उसमें स्पोर्ट्स राउंड, एक्टिविटीज़, ये सब कुछ होता है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैंने जब 2016 में पार्ट लिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली, 2 महीने का टाइम था, आई हैड टू फ्लाई टू बॉम्बे। सो आई वाज लाइक आई गिवन ऑल माय बेस्ट एंड आई वांट टू गेट दिस टाइटल। मुझे मिस इंडिया नहीं, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। क्या बात तो है? उसके बाद हमने प्रेपरेशन चालू करी, टैलेंट राउंड, स्पोर्ट्स राउंड, डाइटिंग पूरी स्ट्रिक्ट। आई थिंक मम्मी नोज कि मैं ऐसे अभी मैं जितनी हूँ उससे मैं आधी हो गई थी। क्या बात है? एंड उसका अभी का आप सोचो आधा तो कितना ही आधा होगा। एंड वो करते करते मेरे लेग को इतना स्ट्रेस हो गया, क्योंकि 1 घंटा जिम, 1 घंटा मतलब आप अपने स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, टैलेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेली इतना स्ट्रेस। एंड आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम, इन माई फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। तो इतनी प्रॉब्लम हो गई, मेरी इंजरी इतनी बढ़ गई कि मेरी नर्व्स डैमेज हो गई। एंड वो तभी हुआ व्हेन इट वाज जस्ट 1 मंथ रिमेनिंग। तो उस चक्कर में मैं बेड रिडन हो गई 2 साल। ऑफ कोर्स वो मिस इंडिया तो गया ही भाड़ में। हाँ, मैं नहीं कर पाई पार्टिसिपेट। एंड आई वांटेड टू बी अ मॉडल एक्चुअली। सो आई वाज लाइक आई गॉट साइन बाय अ टैलेंट मैनेजमेंट फर्म ऑल्सो। तो वो सारा चीज़ वेंट फॉर अ टॉस। एंड उस टाइम फोकस चलो हो गया था कि ठीक है लिगामेंट टेरी तो है, 2 महीने में गेट बैक, बट वो हो ही नहीं पाया बिकॉज गलत ट्रीटमेंट्स होते रहे डॉक्टर्स के एंड से, या फिर मेरी तरफ से मे बी कोई साइकोलॉजिकल ब्लॉक। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आई वाज बेड रिडन फॉर 2 years। तो जब मैंने बचपन से ही इतना ट्रैवल किया है, इतनी आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स, बाहर आना जाना, तो वो मैं कर नहीं पाई वो 2 साल। तो तब मुझे था कि मुझे आउटलेट चाहिए टू शोकेस माई इंटरेस्ट, कि मैं किस तरह आई कैन फील कनेक्टेड टू कल्चर। देन आई स्टार्ट रीडिंग मोर, क्योंकि 2 साल वो बेड रिडन तो टाइम बहुत था इन हैंड। तो वो रीडिंग और चालू हो गई। एंड मतलब मेरी फैमिली भी बहुत उस समय मोटिवेट करती, कोई बात नहीं, जो फोटोग्राफी का मुझे बहुत शौक था, तो हम लोगों ने मेरी पिक्चर्स में, एक बेस्ट फ्रेंड ने मेरा अकाउंट बनाया ये सुनते सुनते कि ये तो कुछ करेगी नहीं, मैं ही बना देता हूँ। ही स्टार्टेड दैट अकाउंट एंड देन आई वाज लाइक मे बी ये गलत सलत कुछ भी पोस्ट कर देगा, जो दोस्तों की आपको पता ही आदत होती है बकवास कुछ भी डालने की ऑनलाइन। तब जाके मैंने उस अकाउंट की ओनरशिप ली एंड टू शोकेस माई इंटरेस्ट, माई रिसर्च, कि आई कुड फील कनेक्टेड इन सम वे टू ट्रैवलिंग। दैट्स हाउ कल्चर गली स्टार्टेड। क्या बात है। तो मेरा कभी भी इंटेंशन नहीं था कंटेंट बनाने का और टू बी आउट देयर। एंड अभी भी फॉर मी more than money, more than publicity, it's my interest that keeps me going. And I genuinely feel कि अगर आपका इंटरेस्ट है कंटेंट क्रिएशन में, आप तभी आगे बढ़ सकते हो। और अभी जो एक जनरेशन चल रहा है कि लोगों को दिख रहा है कि अच्छा ओ सौरव जोशी, he has bought Lamborghini, he's bought, या फिर कोई फैंसी जी वैगन खरीद दिया, हम भी कर सकते हैं। नहीं, उसका इंटरेस्ट है यार बंदे का। दैट इज व्हाई ही इज एबल टू डू व्हाट ही इज एबल टू डू। Nowadays what's happening in content creation is that people are entering content creation money के लिए।
जैसे एक बॉलीवुड का टाइम आया था कि बॉलीवुड एवरीबडी वांटेड टू बी शाहरुख खान, सबने शाहरुख खान को इमिटेट करना शुरू कर दिया था कि, और फिर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बोलते थे कि हमें शाहरुख की कॉपी नहीं चाहिए, ब्रिंग ओरिजिनलिटी। अभी वही सेम कंटेंट क्रिएशन में चल रहा है, कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लोगों को चलिए कॉपी आप करिए बढ़ने के लिए आगे, कोई बात नहीं। कंटेंट गुरुज ये एडवाइस देते हैं कि कॉपी करो, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही खराब एडवाइस है, क्योंकि जो कंटेंट क्रिएशन इसलिए आया था, लोग बॉलीवुड से थक चुके थे। Right. लोगों को एक नया फ्लेवर, एक रॉ निकिता, एक रॉ राहुल चाहिए था, अपनी फैमिली दिखाते हुए, अपनी कॉन्वर्सेशंस दुखड़े, कोई परफेक्ट नहीं कि अगर पिंपल है तो वो ब्लेमिश हटा देते हैं ना बॉलीवुड में, वो यूजर को लगना चाहिए कि हम में से एक है, हम में से एक है। अब कंटेंट क्रिएशन में भी ऐसा हो गया है कि सब कुछ बहुत ही परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट स्क्रीन, परफेक्ट लाइटनिंग, परफेक्ट हेयर एंड सब बहुत ही फिल्टर्ड होता जा रहा है कंटेंट क्रिएशन भी। तो मुझे तो आई फील लाइक एनीबडी हु इज एंटरिंग कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो एक रियल पर्सपेक्टिव और जेन्युइन इंटरेस्ट है, आप तो ही आगे आइए, वरना आप ठीक है आप पैसा कमा लेंगे बट शायद आप लंबा नहीं जा पाएंगे। हाँ, क्योंकि मोटिवेशन ना, वो काम को आप एंजॉय नहीं कर रहे ना, एक एंड गोल है आपका पैसा, तो आप उस प्रोसेस में ना अगर पैसा नहीं आ रहा है समय के साथ तो आप पेशेंस खो देंगे और एंड तक नहीं जाएंगे। वो आप यही गिनेंगे, अरे इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और आपकी फल की चिंता है पूरी तरीके से, तो कर्म कर ही नहीं पाएंगे ना। राइट, क्योंकि शुरू आप घुसी उस चीज के लिए रहे हो कि मुझे ठुगेश बनना है, मुझे सौरभ बनना है, मुझे और कौन से जो भी फ्लाइंग बीस्ट बनना है, फ्लाइंग बीस्ट बनना है। तो सबको लगता है कि क्या करना है, बस एक फोन उठाया वीडियो ही तो बनानी है, नहीं, पूरी वो उनका इंटरेस्ट है, इसलिए वो अपनी नेचुरल साइड दिखा पाते हैं। तो लोग काफी हद तक ये चीज भूल जाते हैं एंड आई फील कि वो, जैसे आपने मुझसे एक स्टोरी पूछी थी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई, लेकिन कल्चर गली इज मैं ही हूँ वो, जो आपको दिखता है वो, मतलब अगर मैं कुछ डाल रही हूँ वो मेरा इंटरेस्ट है, मुझे उसमें रुचि है जानने में, इसलिए मैंने वो चीज़ आगे डाली है। इससे आपको शायद मेरी फीड पे गेमिंग नहीं दिखेगा, क्योंकि गेमिंग में मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी को पैसे कमाने हैं, वो गेमिंग का भी प्रमोशन कर देगा, क्या भाड़ में जाए मेरी ऑडियंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो व्यूज मिल रहे हैं ना, मुझे व्यूज मिल रहे हैं। कोई भी कंट्रोवर्सी आए उस पर सबसे पहले मेरी वीडियो शायद नहीं आती, बट दूसरों की आएगी, क्योंकि वो गेम ही वही है उन चीजों का। तो कल्चर गली इज जस्ट निकिता in one way, हो या ना, उससे मैं पैसे कमाऊँ ना कमाऊँ, I just love doing it. Absolutely. Yeah, I just love it to the core. This is a part of who I am. It can never go away. Even if Instagram dies down, मेरा चैनल भी बंद हो जाए, मैं तब भी छोड़ ही नहीं सकती, मैं फिर भी ट्रैवल करूंगी। एंड थैंक गॉड आई एम फुली रिकवर्ड नाउ, तो मैं जा सकती हूँ इधर उधर, अब ट्रैवल कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पिक्चर्स, वीडियोस या ऑडियंस की लाइकिंग चाहिए। दिस इज हु आई एम। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है कि आपने मेरे दूसरे सवाल का भी आंसर दे दिया एक पहले सवाल के साथ, कि न्यू जनरेशन जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका आंसर पहले मिल चुका है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जब आपने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, तो इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आपने काफ़ी रिसर्च किया, अलग अलग राज्यों के ट्रेडिशंस, कल्चर्स, रिचुअल्स, पहनावा, खान पान, बहुत सारी चीज़ें आपने रिसर्च की है, आपके पेज पे साफ साफ दिखता है। तो इस कंटेंट क्रिएशन के जर्नी के दौरान जब आपने शुरू किया था और आज की निकिता को देखते हैं, तो अपने पर्सनालिटी में, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के साथ क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? आई फील जब आप दूसरे राज्यों के बारे में जानते हो, दूसरे कल्चर्स के बारे में रिसर्च करते हो या ट्रैवल करते हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाते हो। जैसे हो सकता है कि जैसे आपको भी पता है कि साउथ साइड, हम अगर आप तमिलनाडु, केरला सब चले जाओ, लोग हाथ से खाना बहुत प्रेफर करते हैं, बट नॉर्थ में ऐसा नहीं है। तो नॉर्थ में हम लोग ज्यादातर स्पून यूज कर लेंगे, फोक यूज कर लेंगे, हाथ से नहीं। कहीं कहीं होता है, बिहार में करते हैं। आप जितने भी छोटे शहरों में जाइए, वहाँ हाथ से ही खाते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को मॉडर्न मानते हैं, आप हाथ से खाने को कह सकते हैं कई लोग कि गंवार मानते हैं, इसीलिए वो हाथ से नहीं खाना चाहते हैं। उनको लगता है मेरी बेइज्जती होगी यार, मैं हाथ से खाता हूँ।
नहीं, जैसे केरला आप साउथ साइड जाओ तो वो कोई छोटा बड़ा तो शहर है ही नहीं, वहाँ तो सभी एवरीबडी इज ईटिंग फ्रॉम हैंड्स एंड वो शायद एक कल्चरल डिफरेंस किसी को लग सकता है, लेकिन मेरे अंदर मुझे बदलाव यही लगता है कि बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर आ गई है कल्चर पे, कंटेंट बना के राज्यों पे इंफॉर्मेशन गैदर करके, लोगों से बात करके कि वो डिफरेंसेस ना आपको डिफरेंस नहीं लगते, वो डिफरेंस आपको लगता है वो ही ऐसा लगता है इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया का मजा ही उस चीज में है कि अच्छा तू हाथ से खा रहा है, मैं हाथ से नहीं खा रही, कि तुझे घूंघट करना में भी आपके कल्चर का पार्ट होगा, मेरे में नहीं है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा नहीं कि हम साथ नहीं बैठ सकते। वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि चलो तुम्हारा हम देख रहे हैं कल्चर, तुम हमारा कल्चर देखो। राइट, तो आई वुड से दैट डूइंग ऑल दिस हैज मेड मी वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, और मुझ में जो चेंज आए कम्युनिकेशन वाइज, कि पहले मुझे लगता था कि शायद मे बी मुझे प्रॉब्लम होगी किसी एक स्पेसिफिक बंदे से बात करने में या नहीं, बट मैं इतनी ओपन हो चुकी उस चीज़ को लेके, या फिर डिफरेंट कल्चर्स कि अब मुझे वो लैंग्वेज बैरियर नहीं लगता, वो मेरा एक्सप्रेसिवनेस और आ गया है कि मुझे एक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये लड़ाइयाँ देखते रहते हैं मराठी, बंगाली, गुजराती, कि तुझे बंगाली में तूने मेरी भाषा में क्यों नहीं बात करी, मेरे कल्चर में क्यों नहीं कंटेंट बनाया। तो मुझे लगता है ये कल्चरल कंटेंट एक प्रूफ है कि आपको एक लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। जिसको वो इमोशन समझना होगा ना आपके कंटेंट में, वो समझ लेगा। वो लड़ते रहेंगे, कुछ कैटेगरी है जो लड़ती है 10%, 20%, 30%, बट बाकी लोग को आपका कंटेंट समझ में आ रहा है ना। So I feel that 2-3 things, understanding it has made me more open. अच्छा, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ गया हर प्रकार के कल्चर के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए, अलग अलग राज्यों से। कि अब आप लड़ाई नहीं करते इस चीज़ को लेके कि अरे तूने तू ऐसे पहनता है, ऐसे उड़ता है, ऐसे बोलता है। हाँ, राइट। सो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस आया है, बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर आई है। पहले होता था कि इस रिचुअल ये क्यों फॉलो कर लिया, इस कल्चर में ऐसे क्यों हो गया। अब लगता है कि सब हम बराबर ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें कि कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही हैं, तो किसी में कोई डिफरेंस हो, पहनावा में ना हो, वो एक एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। आई होप कि ये सोच पूरे इंडिया के सभी लोगों में, सारे सिटीजन्स में आए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही है, जो लोगों के तौर तरीकों को अलग निगाह से लोग देखते हैं, तो वहीं पे डिफरेंसेस आते हैं। राइट, आई एग्री। स्कूल में पढ़ते थे डाइवर्सिटी जितना ज़्यादा है वही हमारी यूनिटी है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। अच्छा, आप इतने राज्यों के बारे में रिसर्च किया है, आपको कोई एक ऐसा राज्य जिसकी संस्कृति आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हो? आप मुझे बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं, क्योंकि नहीं, किसी राज्य के लोग आपको बुरा नहीं मानेंगे, आप कोई एक जो यूनिक लगा हो। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे उड़ीसा और बंगाल से बहुत प्यार है, और मेरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया साइड से एक एक चीज़ मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। आई थिंक बंगालीज, जितना मैंने जाना है, उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाल से निकल के आए हैं, स्वामी विवेकानंद जी निकल के आए हैं। उनके कल्चर में ही इनग्रेन है शुरू से क्रिएटिविटी। उन पे वैसे पूरे भारत में ये रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, बट उनके में सरस्वती विद्या, आर्ट से डांस फॉर्म्स, वो बचपन से ही प्यार कराना सिखाया जाता है। इससे आप सारे एक्टर्स, आप सारे राइटर्स, सारे लिरिसिस्ट बॉलीवुड में, या फिर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ज़्यादातर बंगाल साइड से आते हैं। सिंगर्स, आप देखिए, सिंगर्स आर ब्यूटीफुल। श्रेया घोषाल जी भी बंगाली हैं, राइट? कितना प्यारा गाती हैं। ज़्यादातर सिंगर्स ही बंगाल से निकल के आए हैं। तो आई वुड से इनके यहाँ जैसे शंख पौला पहनते हैं। पूरे बंगाल में क्या होता है कि हमारे ऐसे नॉर्थ साइड होता है कि सिंदूर मंगलसूत्र एक आइडेंटिटी बन जाती है एक वुमेन की शादी के टाइम, बट मंगलसूत्र नहीं पहनते बंगाल में। बंगाल में पहनते हैं शंख और पौला। शंख बनता है वो शिवजी वाले शंख से, और पौला बनता है कोरल से, और पहना जाता है एक लोहा बधानो। तो वो एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। तो वो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट और यूनिक एस्पेक्ट लगता है बंगालीज का, कि वो लोग मंगलसूत्र नहीं पहनते, सिर्फ यही पहनते अपनी शादी के बाद। और ये चीज़ वैसे मिथिला में भी एक सीता, अगर आपको पता हो, सीता मैया पहले जो उन्होंने पहना था ये ही पहना था। आजकल हालांकि वो चला गया है थोड़ा ट्रेंड, कि अब लोग अपने वो उन चीज़ों से हट रहे हैं, और उनको है कि जो बॉलीवुड में दिखता है ना कि अच्छा करीना कपूर ने सब्यसाची पहना था, हमें भी वही पहनना है।
वो चीजें हटती जा रही हैं एंड लोग ये शंख पौला वगैरह सब हटाने लगे हैं, लेकिन बंगालीज आर वेरी प्रो विद देयर कल्चर। अच्छा। अगर उनको पहनना है तो वो पहनेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉलीवुड में पहना है या नहीं, बिपाशा बासु ने, हम तो पहनेंगे। तो बंगालीज की बहुत यूनिक बात है। उड़ीसा में मुझे रघुराज विलेज बहुत ही सुंदर लगा, हम होके आए थे, एंड वहाँ पे पट्टचित्र बनता है। हर एक घर में एक आर्टिस्ट है उधर, एक घर में। एंड आप उनके घर के बाहर जाएंगे, आप देखेंगे इतनी प्यारी कलाकारी हुई है, एंड किसी में कोई घमंड नहीं। आपके पास पैसा है या नहीं, वो चाहते हैं आप उनसे आर्ट लेके जाइए, आप प्रमोशन करिए उड़ीसा का, इन जनरल पट्टचित्र का, आप हमारे आर्ट के बारे में बात करिए। उनका मोटिव ये है ही नहीं पैसा कमाना। ज्यादातर आर्टिस्ट वैसे भी उनका मोटिव पैसा नहीं होता, उनका मोटिव होता है दूसरे को खुशी देना। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट दैट यू विल सी आर सेल्फलेस। करेक्ट। कि सेल्फलेस इसलिए आता है कि हमें देते जाना है, हमें किसी से लेना नहीं है। वो मुझे रघुराज विलेज में काफी हद तक फील हुआ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आई फील बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पे एक मणिपुर में लोकताक लेक है, पूरा आइलैंड ही। हमारे क्रिएटिव हेड हैं मणिपुर से। मणिपुर से है। लोकताक लेक इज सो ब्यूटीफुल, बाबा रे। सो लोकताक लेक इज वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ पे सर्कल्स फॉर्म होते हैं, स्क्वायर्स फॉर्म होते हैं, पूरा आइलैंड ही वाटर पे है। वाओ। तो लोगों को इन चीजों के बारे में पता ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया है। तो ये 3 राज्य, इन समिंग इट अप, आपने सारे राज्य घूम लिया? मतलब काफी हद तक काफी चीजें घूम चुके हैं फैमिली के साथ ही। ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांड या फिर वैसे टाइप, फैमिली के साथ ही काफी ज्यादा। कैसे प्लान करते हैं? साल में कितने, इस 2026 के लिए क्या प्लानर है? मतलब जब भी टाइम मिलेगा सबको, तो एक बार, मतलब 3 है अब तो हम लोग, तो जब भी सोचते हैं कि जब भी 2-3 दिन की छुट्टी हुई, निकल गए। अभी हम भरतपुर होके आए थे, तो वृंदावन गए थे हम दर्शन करने, बाकी बिहारी जी, और सोचा चलो भरतपुर पास में है तो भरतपुर भी हो आते हैं। तो भरतपुर में इतनी प्यारी हवेलियां देखने को मिली पुराने जमाने की, इतने पुराने। तो आप लोकल से बात करती हैं, पूछती हैं क्या है ये, इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आपको आइडिया मिलता है कंटेंट बनाने के लिए। हाँ, तभी ही समझ में आती हैं ये चीजें, क्योंकि इंटरेस्ट भी, रुचि भी उसी चीज में है। तो भरतपुर आई थिंक जब हम गए थे, हमने एक डोर देखा जिसमें वो शायद था 150 साल पुराना। अब वो, क्योंकि भरतपुर भी ब्रिटिश राज के अंडर आ गया था बाद में, तो उसके अंदर पहले वो डोर के अंदर हमारे देवी देवताओं की इमेजेस बनी हुई थी। बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने वो देवी देवताएं हटा दी। और ब्रिटिशर्स मुगल की तरह थे क्या? वो भी अगेंस्ट थे क्या हिंदुइज्म के? नहीं, हिंदुइज्म के अगेंस्ट, उनको अपने ही कल्चर से प्यार था। क्रिश्चियनिटी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रोपोगेट की थी, बट इवन हिंदुइज्म नहीं, उनको था कि इंडिया पे राज करना है। इंडिया पे हम कैसे राज करेंगे, इनका फेथ डिस्ट्रॉय करके, इनके बिलीफ सिस्टम्स डिस्ट्रॉय करके। तो उन्होंने क्या किया कि हमारे उस जगह, मैंने ये देखा था कि हमारा जो डोर था जिस पे हमारे देवी देवताएं बने हुए थे, उन्होंने वो हटा के अपनी पेंटिंग, अपने ऑफिसर्स की पेंटिंग्स, अपने देवी देवता भी नहीं कोई, अपने ऑफिसर्स की पेंटिंग्स, और जो हेड हैं, राइट, जो उस घर में रहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सुपर सीनियर्स थे, उनका फोटो, सुपर सीनियर्स, जो उस घर में रहते थे। अच्छा, वो ब्रिटिशर्स रहने लग गए थे उस पैलेस में। उस पैलेस में ब्रिटिशर्स रहने लग गए थे, तो बस फिर वही पेंटिंग्स इसी पे आ गई थी। कमाल है। मैंने देखा है आप अपने कंटेंट में अलग अलग राज्यों के वेडिंग्स को डिकोड किया है, तो किस राज्य की शादी का कल्चर, ट्रेडिशन आपको यूनिक लगता है? आई थिंक हर राज्य की हम बोलें तो एक एक यूनिक एस्पेक्ट है ही। लोगों को लगता है कि जैसे 7 फेरे एक्चुअली बॉलीवुड से ही पॉपुलर हुआ है, बट वैसे हमारी सारी शादियों में मोस्टली 4 फेरे, हमारे वेदाओं में भी 4 फेरे ही लिखे हैं। क्या बात ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि 7 फेरे। हाँ जी, 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होते हैं। गुजरात में हमारे यहाँ के ब्राह्मण भी बॉलीवुड देख के वो भी 7 फेरे कराने लग गए हैं। इंस्पायर वही हो गए हैं। गुजरात की शादियां आप देख लो, आप कहीं की भी आप शादियां पकड़ लो, 4 फेरे। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट 7 फेरे का कहाँ से गया। अच्छा, ज्यादातर 4 फेरे ही होते हैं, वेदास में भी 4 फेरे ही लिखे हैं। वो पॉपुलर होते होते लोगों ने उसको पॉपुलर कर दिया कि 7 फेरे 7 वचन। हाँ, 7 फेरे 7 परंपरा। वैसे भी सीरीज का नाम भी 7 फेरे 7 परंपरा, टू मेक इट मोर कैची, बट वैसे हैं 4 फेरे। अच्छा। अगर मैं सिंधी कल्चर की बात करूं तो सिंधी कल्चर में कुर्ता फाड़ देते हैं। हाँ। जब दूल्हे का, क्योंकि वो डिनोट करता है कि दूल्हे की सिंगल लाइफ ओवर हो गई है, अब उसका टाइम है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का। तो अब तेरे कुर्ते फटने वाले हैं शादी के बाद। तो वो पहले ही फाड़ देते हैं कि तू अब सिंगल लाइफ से हट चुका है। तो सिंधी कल्चर में मुझे ये बहुत यूनिक चीज लगी थी। बंगाली कल्चर में ये लोग
एक्चुअली काफ़ी कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस हमारे चाइल्ड मैरिज की वजह से आए हैं, अच्छा। तो वो अभी तक फॉलो हो रहे हैं। तो पहले अगर आपको पता हो, बंगाल में ब्राइड्स बहुत छोटी होती थी, 10-12 साल की, तो स्टूल पे उठाते थे ब्राइड को उसके भाई। अब वो एक रिचुअल हो गया है। हाँ, लेकिन अब वो तो मैं देखता हूँ कि अब दुल्हन है 25 साल की, उसको भी उठाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन वो आया है चाइल्ड मैरिज के सेंस से, क्योंकि वो अच्छा। दुल्हन इतनी छोटी छोटी थी, होती वो खुद थी, नहीं कर पाती, खुद तो उसको उठाना पड़ता था। हाँ। तो ऐसे अब चलिए वो कल्चर का पार्ट हो गया है, बट है तो यूनिक ही रिचुअल। तो बंगाल में ये रिचुअल हो गया, सिंधी शादियों में ये। अगर मैं असम की बात करूं तो असम में जो ब्राइड की मांग में सिंदूर होता है वो दूल्हे की माँ भरती है। ओ, दूल्हा नहीं भरेगा? दूल्हा भरता है बाद में, लेकिन सबसे पहले हक होता है माँ का। कि पहले तू मेरा आदेश मानेगी, बाद में दूल्हे का आदेश मानेगी। एक ये एक रस्म होती है उनके यहाँ असम में। सास पहले बढ़िया जहाँ पे- कंट्रोल रखना चाहती है असम में ना। नहीं, सास का प्यार ही आप समझ लो कि अच्छा। कंट्रोल की भी क्या बात है। आई थिंक ये प्यार है कि तू अगर मेरे बेटे के साथ आ रही है तो मैं भी तुझे उतना ही प्यार करूंगी जितना मेरा बेटा करेगा। चलिए, ये अच्छी बात तो है। असम में सिंदूर पहले माँ भरती है, फिर ग्रूम भरेगा। वैसे ही बिहार में, आप भी वहां से हैं, शायद आप जी, जानते हो जी। कि यूजुअली आपने एक प्रथा देखी होगी कि जो पैर छूते हैं वो ज्यादातर औरतें छूती हैं जी। हस्बैंड्स के। बहुत ही पेट्रियार्कल चीजें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन बिहार में मिथिला की शादियों में पर्टिकुलरली लड़के छूते हैं लड़की के पैर। और ये कोई एम्पावरमेंट आजकल आपने देखा है नेट पे हो गया है कि ट्रेंड चला दिया है लोगों ने रील बनाने के लिए जी, कि जी। अगर लड़का पैर छू रहा है तो मैं भी छूंगा। मुझे लगता है आधे टाइम तो वो रील के पर्पस से ही हो रहा है, जी, इसलिए जी, नहीं होता जी, कि जी। उनको एक्चुअली में करना है ये। बट बिहार में रील के actually पर्पस में- से आजकल कार खरीद रहे हैं, तो अपनी पत्नी को उठा के उसके पाँव के निशान छोड़ रहे हैं। हाँ, वो रील ही, है ना? मुझे वो सारा बिल्कुल रील कल्चर रियल लाइफ में कुछ और ही चल रहा होगा। रियल लाइफ में कुछ और ही होगा। आई थिंक जी। पीपल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा वेरी डिफरेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम डिफरेंट, मैं वही हूँ, जी, बट यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ देम। बट जी, बिहार में जी। वो चीज एक रिचुअल है हाँ, कि लड़के को ही लड़की के पैर छूने। आप सोचिए कितना शादी, डाइवर्स है। हाँ, ये होता है शादी के दौरान बिहार में। लोढ़ा बोलते हैं, लोढ़ा सिलौट कहते हैं, जिससे आप पत्थर पे मसाला पीसते हैं ना, सिलबट्टा। सिलबट्टा बोलते हैं ना, उसको लोढ़ा सिलौट बोलते हैं। अच्छा, सिलौट अच्छा, वही सिलबट्टा हो अच्छा, गया, बदल गया। अच्छा। तो जो पत्थर होता है उससे पीसते हैं, तो उसके ऊपर लड़की का पैर रखा जाता है और लड़का अंगूठे को टच करता है। तो समझिए एक प्रकार से पैर ही छू रहा है, हाँ। लड़की के अंगूठे को टच करता है। Very It nice. happens, yeah. तो ये चीजें मुझे बड़ी यूनिक लगती हैं हर कल्चर के बारे में, शादी के रिचुअल्स में। और Okay. कई चीजें मुझे खराब भी लगती हैं अगर मैं कहूँ। जैसे पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर गालियां बहुत पड़ती हैं। बट कहीं जैसे कम्युनिटीज में लड़की को शादी के टाइम, शादी के बाद अपना नाम चेंज करना होता है। सरनेम या नाम भी? नाम, उसको अच्छा। एक नया नाम दे दिया जाता है। एंड वो बोलते हैं कि उसके पीछे लोग एक रीजन मानते हैं कि नक्षत्र अलाइन हो जाए, ताकि उनका कि अपना एक अपना अलग है, ट्रेडिशन but लॉजिक है। नक्षत्र आपको अलाइन करने हैं तो लड़की से ही क्यों? हाँ। अगर कर रहे हैं दोनों ही नाम बदल ले। अगर रखना है, अगर संटा रखना है तो दूसरे का बंटा रख लो। अगर करना है दैट्स कॉल्ड फेमिनिज्म। अगर आप हम ही क्यों बदले, आप भी बदलो। मतलब फेमिनिज्म की बात ही नहीं है। अगर आप तो लड़का बोलेगा ना कि लड़की के लड़के के घर आ रही है ना, हम ही आ जाते तुम्हारे घर, हम नाम बदल लेंगे, तुम्हारा घर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ रह लूंगा ससुराल आजकल में। तो आप देखिए यही होने लग गया है कि अब लड़कियां यही कहती हैं कि हम घर नहीं छोड़ के जाएंगी, आपको लेना है तो हम दोनों अलग ही। अब देखिए, ऑनेस्टी, मैं भी उसी कैटेगरी की हूँ, तो मैं बहुत ही ऑनेस्टी चीजें बोलूंगी इस चीज में। अच्छा। कि अगर मुझे जैसे किसी ऐसे से शादी करनी है कि मुझे पता है कि मुझे भी आगे जॉब करनी है, जी, हम दोनों ही कमा रहे हैं, तो आई वुड नॉट वांट टू से कि आप भी मेरे घर आओ या मैं आपके घर जाऊं। हम अपने एक अलग जिंदगी बसाते हैं, अलग दुनिया बसाते हैं। अलग दुनिया, अलग घर लेते हैं, उसके अंदर भी स्टे। माँ बाप से सैटरडे संडे व्हाटएवर वीकेंड्स पे मिलते हैं,
या फिर एवरी डे भी मिले, इट्स ओके। बट ये तो नहीं है ना कि मैं तेरे घर रह रही हूँ, तू मेरे घर रह रहा है, वहां पे लड़ाइयाँ चालू। मैं तो उस कैटेगरी की थिंकिंग सोचती हूँ। अगर मैं नहीं काम करती, आई थिंक थिंग्स आर डिफरेंट, क्योंकि आजकल औरतों से एक्सपेक्टेशन हो गई है कि घर के बाहर भी करें, घर के अंदर भी करें, कि अपने घर आउटसोर्स से भी करिए ना, लाएं। आउटसोर्स करिए घर का काम, मेड रखिए। छोटे मोटे कामों के लिए क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, नहीं, हम कमाने पे फोकस करें। बट अगर आप कमा भी रहे हैं तो आजकल हाँ, एक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन है कि हाउस मैनेजर का रोल है जो वो जी, भी वो भी अगर करे। वो भी आप ही पोर्ट्रे जी, करेंगे जी। कि आपको अगर सुबह ऑफिस जाना है, आपका 10 बजे का टाइम है, तो हाँ। और आपके 2 बच्चे हैं, तो वो आदमी नहीं उठेगा सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। जी। काम उस औरत का ही है, भले उसको भी ऑफिस जाना हो और तो वो भी। औरत अपने सास ससुर सबसे पूछे भी, चाय लीजिएगा, हाँ, खाना हाँ, खाइएगा, हाँ, ब्रेकफास्ट सारी करा के चीजें, सबको खिला के फिर जाए, exactly. वरना बोले कमा तो रही है, हमें पूछती ही नहीं है। हाँ, हाँ, फिर ये भी हो ऐसा जाता होता है। है। तो अभी भी एक्चुअली औरतों से एक्सपेक्टेशन बहुत ही है। तो शादियों की बात हो रही थी, तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि आजकल की शादियां ज्यादा टिक क्यों नहीं रही, क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? आजकल की शादियां इसलिए नहीं टिक रही क्योंकि औरतों को अपनी वैल्यू रियलाइज हो गई है। कि हाँ। पहले ये होता था कि जो भी घर के बाहर की प्रॉब्लम है सब एक औरत पे निकाल दी। अब ऐसा हो गया है कि द वुमेन नोज दैट शी कैन वर्क आउटसाइड द हाउस। उसको अगर घर में भी रहे एक होम मेकर की तरह, तब भी उसको अपनी वैल्यू पता है। औरतों ने जहाँ एडजस्ट करना बंद कर दिया, वहाँ शादियाँ कम टिकने लग गई। क्योंकि आदमी आप भी एक मेल हैं तो आप बुरा मत मानिएगा अगर नहीं, मैं ठीक ऐसे है, बोल रही हूँ, ठीक है। बट आदमी वहीं के वहीं रह गए। वो अभी भी इवॉल्व नहीं है उस चीज़ से कि कुछ होगी परसेंटेज सोसाइटी में 10% 20%, बट आई फील लाइक मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स थिंक कि एक औरत का ही काम है घर संभालना, बच्चे जी। संभालना, ये छोटी मोटी चीज़ें, मेरी शर्ट कहाँ रखी है वही बताएगी कि हाँ, 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 घर में ड्राइवर का अरेंजमेंट करना है, ये तो इसकी जिम्मेदारी है, मैं थोड़ी देखूंगा ये। हाँ। तो वही चीज़ है आई थिंक, टू हाँ, कट इट तो शॉर्ट। जो जिन औरतों ने अपनी वैल्यू समझी, वो हाँ, बोल रही कि हाँ, भाई ये काम हाँ, खुद ही कर लिया करो, मेरे पास अपने हाँ, काम है। राइट कि तो वहां पे कन्फ्लिक्ट शुरू होने लगता है। कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगता है। एंड फिर ये पहले जो मेन शादियां हम लोग करते थे वो इस रीजन से था कि जो फाइनेंशियल पहले ये होता था कि वो मर्द फाइनेंशियल देखेंगे। बर्डन हम आगे दे देते हैं जी। कि घर की बेटी को हम बाहर काम करने नहीं देते, घर में भी रह के कुछ ज्यादा बस ये घर के बर्तन कराने हैं, यहाँ पे घर का काम कराना है। तो अब हमारी जिम्मेदारी बस ये थी पाल पोस के बड़ा करके शादी करना। जी। अब उस वुमन को ये नहीं पता था कि वो अपनी लाइफ के साथ और क्या कर सकती है। तो उसने अपने घर में भी यही देखा आगे हस्बैंड वाली घर में कि मुझे घर पे भी यही काम करना है। उसकी दुनिया उन 4 दीवारी तक रिवॉल्व करती थी। लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी रहे, जब लड़की को देखने आते तो क्या क्या खाना बनाना जानती हो, ये पूछा जाता था ना। आज भी पूछा जाता है कि बेटा घर के क्या काम कर रहे हो। कई बार आप अगर बोलिए तो कुछ सम वुमेन स्टिल ऑप्ट टू बी अ होम मेकर। वो उनका अपना सपना है कि मैं घर संभालूं और अच्छे से मैनेज करूं। बट आज भी एक्सपेक्टेशन तो यही है जो मैं आपसे पहले बोल रही थी कि घर के बाहर भी अब तो और डबल हो गई है कि घर के बाहर भी करे, घर के अंदर भी करे। बट जो बात है कि शादियां क्यों नहीं चल रही, वो इसलिए ही नहीं चल रही क्योंकि आदमी तो आज भी नहीं एडजस्ट करते। अच्छा। जो एडजस्ट करती थी औरतें, उन्होंने करना बंद कर दिया क्योंकि उनको अपनी वैल्यू समझ में आ गई। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है जो हुई है। आई फील लाइक अगर आप एक शादी में ना खुश हो तो वो टैबू खत्म हो गया कि डिवोर्स, ओ शिट ये डिवोर्स ही है, ये पहले बहुत ही बड़ी चीजें मानी जाती थी। आई फील लाइक अब लोगों को समझ में आ गया है कि चलो हमें अपनी जिंदगी, वो जेनजी वैल्यू समझ में आ गई कि हमारी एक ही लाइफ है, इसको बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, इसको अच्छे से जीना है। कि अगर ना खुश हैं कोई बात नहीं, लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। ये हो गया है कि अगर सिंगल भी रह लें तो भी बस खुश रहना है। अगर जैसे जो मेरी टीम है अभी ज्यादातर जेनजी है, तो 18, 19, 20 वो 21, 22 एट द मैक्स। तो वो मुझसे अपनी डिमांड सामने ही रखते हैं। अगर कोई किसी प्रोजेक्ट की बात हो रही है, अभी मैं किसी को एक हायरिंग के लिए देख रही थी, उसको मैंने एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड बोली कि इतना हम लोग देंगे। कहते नो, ये मेरे लिए आई फील लाइक आई डिजर्व मोर।
मेरे स्किल खोल के, अब जो हाँ। मैं जिस टाइम में थी मुझे इतना मैं खुल के नहीं बोल पाती थी, क्योंकि हाँ। मुझे लगता था कि सामने वाला चलो। इतना ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस का हाँ, है, हाँ, हाँ। कुछ तो सीखने को मिलेगा। जी। बट आज मौका मिल रहा है, मौका लेते हैं, धीरे धीरे ग्रो कर लेंगे। बट आजकल उन लोगों को मौका भी चाहिए और उनको अपनी कदर करनी आती है। वो दे आर चेंजिंग आवर वर्कफोर्स। ऑप्शन की कमी नहीं है। हाँ, ऑप्शन की कमी नहीं है। दीज आर द ये रियल वो चेंज सोचते हैं। मेकर्स। हाँ। तो आपने कहा कि वुमेन को अपनी वैल्यू समझ में आने लगी, इसलिए शादियां नहीं टिक रही है। राइट। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव चलता है कि जब मेन सेटल हो जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो उनका प्लान होता है कि लेट्स गेट मैरिड एंड स्टार्ट अ फैमिली। वही वुमेन के बारे में एक पर्सपेक्टिव है कि जब वो सेटल हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि शादी से मेरी इंडिपेंडेंसी चली जाएगी, तो आई डोंट नीड अ मैन। ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। आई फील लाइक दोनों को दोनों चाहिए। यिन एंड यांग का रिलेशनशिप है, शिव एंड पार्वती जी का रिलेशनशिप है। ये शिव जी पार्वती माँ के बिना अधूरे हैं, पार्वती माँ शिव जी के बिना अधूरे हैं। तो कहीं ना कहीं हमेशा एक मेल को एक फीमेल और एक फीमेल को एक मेल की ज़रूरत पड़ती है। बट इट्स जस्ट दैट कि अगर एक औरत इंडिपेंडेंट हो गई है, उसको वही बंदा चाहिए होगा जो उसको समझ पाए, और जो उसको जैसे होता है ना कि से आई एम वर्किंग 9 to 9, मैं शूट्स पे जा रही हूँ अगर सैटरडे संडे, तो मुझ पे वो दबाव ना हो कि सैटरडे संडे निकिता नहीं जा सकती घर छोड़ के, घर देखना है, मम्मी पापा देखने हैं, मेरी चीज़ें देखनी है। वो बर्डन फील होगा फिर। तो वो फिर मुझे अपनी एक शादी करके अपनी वो मेरा जो रेगुलर लाइफ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है शादी के बाद कि एक लड़के की लाइफ में चेंजेस नहीं आए, क्योंकि लड़की घर मूव हो जाती है। तो उसकी तो लाइफ बिल्कुल सेम है, वही सुबह का रूटीन, ऑफिस जाना, घर आना, मम्मी पापा, और घर उसके फ्रेंड्स भी सेम। ज्यादातर आप विमेन में ही देखते हो कि उनकी फ्रेंड्स बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं, सॉरी, या फिर चेंज हो गए हैं, या फिर मम्मी पापा के यहाँ जाना कम हो गया। तो एक औरत की लाइफ शादी के बाद बहुत डिफरेंट होती है एक मेल से। और इस समय जब फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपका वर्ल्ड बहुत ओपन हो जाता है, तो आपको वो बस इंडिपेंडेंस रिस्ट्रिक्ट ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके वर्ल्ड में घुस पाए और उसको समझ पाए, और समझ पाए। स्पेस भी चाहिए होता है। स्पेस मिले या ना मिले, एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये सब समझ पाए कि अगर मेरा शूट है, कॉर्पोरेट करे मेरे प्रोफेशन में, और मेरे कॉर्पोरेट, जैसे मैं कॉर्पोरेट, हमेशा एक्सपेक्टेशन ये थी कि एक औरत ही कॉर्पोरेट करेगी, कि बंदा फोन नहीं उठा रहा है, अपनी मीटिंग में बिजी है, तो कोई नहीं, वो उसका काम है। अब अगर मैं भी तो सेम एक्सपेक्ट ही करूंगी ना, कि अगर मैं नहीं फोन उठा रही हूँ तो वो बहुत बड़ा मुद्दा ना बन जाए, मे बी शी इज विद सम अदर गाय, ऐसी चीज ना हो। ये तो ये चीज है। सही है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपके रील्स में ये भी देखा कि आपने अलग अलग राज्यों के पहनावे ओढ़ावे के ट्रेडिशंस और कल्चर पे भी काफ़ी रिसर्च किया है। तो क्या लगता है, इंडियन क्लोथिंग इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ शुरुआत के दिनों से? मुझे तो लगता है कि हम लोग बहुत ही कॉन्जर्वेटिव हो गए हैं। और पहले अगर आपको पता हो तो सिर्फ बंगाल में ही नहीं, सारी जगह पूरा हमारा था कि अनस्टिच्ड कपड़ा बहुत ही शुद्ध माना जाता था, क्योंकि पूजा पाठ के लिए मानते थे कि कोई डाई नहीं करा हुआ, उसको किसी ने ज्यादा हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसी को ही हम आगे मानते थे कि वही हमें अपनी डेली लाइफ में भी पहनना चाहिए, ताकि हम पूरे शुद्ध नक्षत्र सारे अलाइन हो, वो पहने। एंड पहले के जमाने में औरतें, अगर आपको पता हो, ऊपर का पार्ट नहीं कवर करती थी, सिर्फ नीचे का पार्ट कवर होता था। औरतें भी और आदमी भी, हर राज्य में मोस्टली, कुछ राज्य में नहीं था, बट हर राज्य में। ये लगभग कब की बात है, जब ब्रिटिश नहीं आए थे? उससे पहले की? से पहले की बात है। मॉडेस्टी के जब रूल्स आने शुरू हो गए, वो ब्रिटिश के साथ ही आए। उनको लगा, उन्होंने अपनी कल्चर में देखा नहीं था, इंडिया बहुत ओपन था। अगर आप देखिए, एक टेम्पल है, खजुराहो, हाँ, अलोरा और खजुराहो के टेम्पल। अलोरा अलग हो गया, खजुराहो टेम्पल है मध्य प्रदेश में। वहां पर आपको सारी मूर्तियां एरोटिक पोजीशंस में ही मिलेंगी। हम लोग बहुत ओपन थे पहले, सेक्सुअली एज वेल। गे लेस्बियन कॉन्सेप्ट पहले से चलता आ रहा है, आज की देन नहीं है।
ओके। और जो पहनावा था वो भी बहुत ज्यादा ओपन था। पहले एक स्तन पट्टा पहनते थे जिसको आज हम ब्रालेट कह देते हैं, जिसको बोल देते हैं कि अगर कोई औरत पहन के निकले तो कह देते हैं नंगापन है। कोई नंगापन नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट है। इट्स जस्ट दैट कि अब जो मेल गेज है या फिर फीमेल्स भी, दोनों का ही एक साथ ही रोल है। औरत बोल देती है कि बेशरम कैसे कपड़े पहन के निकल गई, और आदमी उनकी ऊर्जा या फिर जो लास्ट कहो वो आ जाती है आगे। तो पहले ये सब बिल्कुल भी नहीं था। पहले आप सोचो, आइडियली आप आज के जमाने में सोचो कि सारी औरतें ऑफिस में आपके ऐसे ही बेयर चेस्टेड हैं, एंड आपका ध्यान ही नहीं जा रहा उस चीज अगर पे। वो नॉर्मलाइज हो गया ना तो नॉर्मल हो गया, वो हर जगह दिख रहा है ना। वो तो हमारा कल्चर ये था पहले। हमारा कल्चर ये नहीं था किसी के पहनावे को टोकना। और ब्रिटिश के आने के बाद ये हुआ कि उन्होंने अपने कल्चर में कभी ये चीजें नहीं देखी थी। एंड मैं तो ये कहूंगी मे बी दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल देमसेल्व्स, कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो उनको था कि नहीं, ये हमें चीजें ढकानी है। तो तब से वो ब्लाउज का चलन आया। सबसे पहले नंदिनी देवी टैगोर ने ब्लाउज लेके आई थी, क्योंकि एक्चुअली वो ब्लाउज पहनते नहीं थे बंगाल में। एंड वो उनको एक क्लब एंटर करना था, किसी पार्टी एंटर करनी थी, वो उनको अलाउ नहीं करा गया वो क्लब एंटर करने को बिल्कुल। तब उन्होंने बोला कि मुझे कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। उन्होंने फिर एक कपड़ा लेके आई, ब्लाउज लेके आई, एंड उससे वो ब्लाउज का चलन चलता गया। एंड वो ब्रिटिश की मॉडेस्टी रूल था, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो ये चलन आ गए सारे ब्लाउज का फुल स्लीव। इसको सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड होना कहना पड़ा। ये ऐसा कहा गया कि आप अगर टोटली आपका शरीर ढका हुआ है तो आप तब सिविलाइज्ड हो। ओके। तो फिर धीरे धीरे जो लोग ब्रिटिशर्स के साथ काम करने लगे, उनके गवर्नमेंट जॉब में आने लगे, तो वो सोच रहे थे हम पढ़े लिखे हैं, और वो बाहर जाते होंगे, वो देखते होंगे अरे यहाँ तो अलग है। तो वो अपने लोगों को सुधार के तौर पे देख रहे थे कि इसको सुधारा जाए धीरे धीरे। और अब हम सुधार कर यहाँ पहुंचे हैं। अब हम सुधारते ये हमारा डेली लाइफ का पहनावा हो गया है। क्योंकि अब आप वैसे भी नहीं पहन सकते। अगर आज मैं चाहूँ कि मैं बेयर चेस्टेड निकल जाऊँ, आई थिंक आपको मैं सही सलामत शायद मिलूंगी ही नहीं। जी। तो ये चीजें तो बिगड़ गई हैं पूरी दुनिया। तो ऐसे हमारा क्लोथिंग इवॉल्व हुआ था। आते आते मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही चीज है कि एक औरत को ऐसे निकलना चाहिए। अब उसकी मर्जी है उसको जो पहनना है, बट एनवायरनमेंट इतना ज्यादा खराब हो गया है कि हम चाह के भी बहुत ही हेजिटेशन फील होता है। जी बिल्कुल, दैट्स अबाउट इट, राइट। और अभी इंडियन जो ट्रेडिशनल गारमेंट्स है अलग अलग राज्यों के, इनका ग्लोबली कैसे हम अपने कल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कर सकते हैं कि विदेशों में और अलग अलग कंट्रीज में इसका डिमांड हम प्रमोट करें। अब ज़माना पहले था कि मैं फैशन लेबल्स का नाम नहीं लूँगी, बट डिज़ाइनर्स पहले बहुत ही वेस्टर्नाइज चीज़ें लाने लग गए थे। सीक्वेंस का काम भर भर के, क्रिस्टल्स, स्वरोस्की हमारे इंडिया के इतना कोई इसमें ज़्यादा लेन देन नहीं है, बट वो सारे कल्चर बाहर से आने लग गए। अब बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे, एक बांधनी के कपड़े बहुत फेमस होने लग गए हैं, या फिर आप मधुमनी पेंटिंग अब साड़ियों में होने लग गई है। एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं अस्मिता झा जी, वो अपनी साड़ी पे मधुमनी पेंटिंग करके बेचती हैं, एंड वो इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है आज के ज़माने में। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोशन हम बाहर कैसे लेके जाएं, वो ऑलरेडी हो रहा है। एक बहुत ही कल्चरल शिफ्ट आ गया है। जेनजी आजकल प्रेफर कर रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें पहने। तो आप जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कैसे पहुंचे, वो इंटरनेशनल पहुंच चुका है ऑलरेडी। लोगों की डिमांड बढ़ गई है। आप पहले किसी को इतना शौक नहीं था तंजौर पेंटिंग्स का या फिर ये पट्टचित्र पेंटिंग्स का। अब आप देखोगे ब्रांड्स आ गई हैं इन चीज में, जो अपनी पट्टचित्र बेच रही हैं, आर्टिस्ट को आगे लेके आ रही हैं। पहले किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इट्स बिन अ वेरी वेरी मैसिव ग्लोबल शिफ्ट थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों को रियलाइज हो गई वैल्यू कि हम क्यों खरीदेंगे इतना मॉडर्न आर्ट बैंक्सी या किसी आर्टिस्ट का एक्सपेंसिव, जब हमारे यहाँ किसी आर्टिस्ट की कोई कमी नहीं है। मुझे भारत से बहुत प्यार है, और इनफैक्ट मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, यूरोप जाऊं, यहाँ जाऊं, वहाँ जाऊं। मेरा इंटरेस्ट है पहले पूरा भारत देखूं। बहुत मतलब अलग कल्चर, अलग
इंडिया के अंदर ही मुझे लगता है पूरा वर्ल्ड है। राइट। अच्छे बीचेज हैं, लक्षद्वीप चले जाइए, अंडमान चले जाइए, भूल जाइएगा कि कौन से बड़े बड़े अच्छे बीचेज वर्ल्ड में, जैसे ब्लू वाटर, क्लीन वाटर, Right, लक्षद्वीप के right. मैंने देखे हैं ऑनलाइन ब्लॉग्स कई लोगों। और जैसे हम लोग ना कंपैरिजन बहुत करते हैं अपना यूरोपियन कंट्रीज के साथ कि स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड है हाँ, इंडिया में। अरे ये बात भाई, है। कश्मीर की अपनी अलग Identity ब्यूटी है, है। आइडेंटिटी है। कश्मीर जन्नत है। स्विट्जरलैंड को बोला जाए वो कश्मीर ऑफ हाँ, यूरोप। हाँ, तो कितना बुरा लगेगा उन्हें, आप सोचिए। तो हमें उनसे क्यों कंपेयर किया जाता है? नहीं, जो वर्ल्ड के जो एक रहा हमेशा कि हम विदेश घूमने जा रहे हैं, हम Right, यहाँ घूमने जा रहे हैं, right. तो उसको एक स्टेटस का सिंबल बनाया गया कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बाहर घूम के आ गए। तो अरे लाख रुपया तुम वहां घूम के आओगे, लाख रुपए यहाँ भी लगने वाले हैं। इंडिया के भी घूमने, ये बहुत- सस्ता थोड़ी है। आपको लगता है कि इंडिया में घूमना सस्ता है? बिल्कुल नहीं। और नहीं। आजकल एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने लग गया है। हाँ, आप अगर देखेंगे, पहले मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ कि हाँ। जैसे स्विट्जरलैंड ऑफ इन बोल दिया, स्विट्जरलैंड ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया में, हाँ। स्विट्जरलैंड ऑफ यूरोप है इंडिया में, या फिर बोल देते हैं एक जगह को इसको बोलते हैं ऐसे, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोल देते हैं। मालदीव्स ऑफ इंडिया, मालदीव्स ऑफ इंडिया, वो लक्षद्वीप को हम लक्षद्वीप लोग को। बोल देते हैं हाँ। मालदीव्स ऑफ इंडिया। हाँ। भाई हमारी चीजें बहुत अपने में इतनी अच्छी यूनिक है हैं। और अच्छी है, उससे बेटर है। अब इसको- कंपैरिजन हर एक जगह अपने आप में यूनिक है। मैं स्विट्जरलैंड भी गई हूँ, स्विट्जरलैंड भी यूनिक है। मैं कश्मीर भी गई हूँ, कश्मीर भी बहुत अपने आप में यूनिक है। आपको कश्मीर में शिकारा राइड मिल जाएगा, आपको जी। स्विट्जरलैंड में ये चीजें नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आपको आई थिंक वहाँ पे आपको, आई फॉरगॉट द नेम, वाज इट गंडोला राइड, GANDOLA, वो चीजें मिलेंगी। वहाँ पे आपको है ही नहीं ये शिकारा वगैरह। तो उसका कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है। दोनों कंट्रीज को एक तरह कंपटीशन क्यों जनरेट करना है? ये किसी अपने में यूनिक है, अपने इसकी में अपनी unique है। आइडेंटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। एग्जैक्टली, अपनी यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन रखनी चाहिए। जो अब शिफ्ट हो रहा है, जो आप कह रहे थे कि 1 लाख रुपए अब अगर बाहर जाओ तो आपका तब भी लगेगा, 1 लाख इंडिया में भी लगेगा। बट इंडिया में ये खासियत हो गई है कि जैसे मैं अभी जवाई गई थी 2 साल पहले, तो जवाई है आपका लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके। अब जवाई की यूनिक स्टोरी ये है कि जवाई में लेपर्ड्स एंड ह्यूमंस लिव टुगेदर इन हार्मनी। हाँ, आप ये सोचिए कि अगर आपके सामने एक लेपर्ड चल रहा है और इंसान चल रहा है, और इंसान की भेड़ बकरी हैं, हाँ, वो attack नहीं लेपर्ड करेगा। उस इंसान को अटैक नहीं करेगा, भेड़ बकरी पे तो करेगा। भेड़ बकरी पे करेगा। हाँ। वो विलिंगली अपनी भेड़ बकरी दे देते हैं, क्योंकि वो हाँ। मानते हैं हाँ। कि उनका पूरा शहर जवाई का लेपर्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं। वाह। तो वो एक तरीके से उनके लिए दान है कि वो मानते हैं कि अगर कि भेड़ हम बकरी वो आपके जगह पे हम आए हैं तो हाँ, हमें देना है, हाँ, क्योंकि जंगल हाँ, में आप रह रहे हाँ, हो तो उसका right, ओरिजिनल right, जगह है ना। राइट। हाँ। वो यही मानते हैं हाँ। कि ये जंगल ये हम नहीं है। हाँ, हमें अलाउ किया, यही इसी के लिए थैंक यू है Exactly, कि आप हाँ। ले लो एक बकरी आप भाई। ले लो बकरी। हाँ। एंड वो उनके बीच में एक, पता नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक अलायंस ही है कि मैं अटैक नहीं करूंगा आपको, आप मुझे ये भेंट दे दो। वो क्या भेंट बात देने है। में, बल्कि आप सोचिए, एक जो रबाड़ी ट्राइब है वहां पर ज्यादातर, उनका जो दिन का पाल पोषण वो बकरी चलाने से ही चलता है। ओके। आप सोचो, कोई हाँ। अपनी Profession इनकम का का पार्ट part। आपको दे रहा है, बस क्यों? वो रहने का क्योंकि rent है। रहने का रेंट है एक तरीके से, करेक्ट। इससे दिया जा रहा है ताकि हम एक अलायंस हो गए बीच में। हाँ। हम, तू मुझे कुछ मत कह, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, हम आपस में आराम से रहेंगे। लेपर्ड कितने समझदार हैं कि बोले मुझे अंडा चाहिए, मुर्गी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, आप सोचिए। और हाँ, कोई आज हम अंडा खा तक के खुश हैं। आज तक जवाई में कोई अटैक्स नहीं हुए हैं ह्यूमंस पे। ये इक्का जवाई है दुक्का कहाँ होगा। पे इंडिया में? जवाई है राजस्थान में, पाली के पास। ओके। तो राजस्थान में भी लोगों को लगता है सिर्फ जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है। राजस्थान में इतनी प्यार, भरतपुर भी राजस्थान में है, जो मैं आपको जी, बता रही थी। बिल्कुल। इतनी प्यारी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, और वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड आपको पता है टूरिज्म सबसे ज्यादा कौन लेके आता है? फॉरनर्स। जी। क्योंकि फॉरनर्स को हमारी कंट्री की वैल्यू हमसे ज्यादा है। हाँ, उनको पता है कि जो हमें एक्सपीरियंस शायद मुझे स्विट्जरलैंड नहीं मिल पाएगा, रोम नहीं मिल पाएगा, वो मुझे जवाई पाली जैसी जगह मिल जाएगा। जी। हाँ, और उनको अच्छा लगता है गांव के लोगों के साथ बैठ के, उनके चूल्हे से गरम गरम रोटी निकले, ज्वार बाजरा की रोटी और लोकल सब्जी, वो खाते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करके उनको अच्छा लगता है। हम नहीं कदर करते अपनी चीज़ों की। एक बुलेट, वहाँ पे बुलेट बाबा टेम्पल है, पाली में ही है, जवाई से थोड़ा आगे निकल के। वहाँ की कहानी ये थी कि एक बंदा अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहा था, एंड ट्रक ड्राइवर ने उसको उड़ा दिया।
एक्सीडेंट वो हो गया। बंदा जो बाइक से जा रहा था वो इंडियन था या फॉरेनर टूरिस्ट था? इंडियन ही था। बुलेट बाबा टेम्पल उसके नाम पे बाद में बन गया। Okay. लेकिन वो बुलेट लोगों ने क्या किया, पुलिस ने ऑन द स्पॉट आई, एक्सीडेंट हो गया तो वो सीज कर ली। वो बुलेट उन्होंने रख ली अपने पुलिस स्टेशन में उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इन सब चीज़ों के लिए, ऑटोप्सी के लिए। वो उनको वो जो बाइसिकल थी अपने आप मैजिकली अगले दिन मिली उसी स्पॉट पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। एंड वो जब भी लेके जाए वो फिर वहीं पे पहुंच जाए। एंड उनकी आंखों के सामने उन्होंने ऐसी चीजें होती हुई देखी, तो वहां पर लोगों उनका ने मंदिर ही सोचा बना दिया। मंदिर ही बना दिया कि यहाँ पे सेटल हो जाएं चीजें, और लोग फॉरनर्स ये चीजें देखने आते हैं। अब बुलेट बाबा टेम्पल सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हम क्रिएटर्स ने पॉपुलर कर दिया है उन तो चीजों लोग को, जाके एक्सप्लोर करना अब चाहते हैं। पहले ये चीजें एक्सप्लोर नहीं होती थी एंड फॉरनर्स को ये चीजें तब से ही पता है, क्योंकि वो लोग काफी हमारे कल्चर को ही लेके इंक्विजिटिव सोशल मीडिया के चलते नीम करोली बाबा जो है नीम इतने पॉपुलर करोली हुए। बाबा इतने पॉपुलर हो गए। पहले इतना एक बार कोई- स्टीव जॉब्स ने बोल दिया, मार्क जुकरबर्ग ने बोल दिया, उसके बाद हमें लगा अच्छा वो आके यहाँ से बन के गए, अब हम जाएंगे। और विराट कोहली के बाद ज्यादा हो गया। जब से विराट कोहली, जी। अनुष्का शर्मा ने ये चीजें जानी शुरू की हैं, तब से लोग को लगता है अगर ये लोग जा रहे हैं, उसका भी लोगों को लगता मोटिवेशन क्या है कि यहाँ पैसा। जाके वो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बने हैं तो हमें भी जाना है, हम भी बन जाएंगे विराट कोहली। एग्जैक्टली। पैसा के मैं लिए। गई थी कुमाऊं में है नीम करोली बाबा कैंची धाम। टेम्पल, कैंची धाम। एंड कुमाऊं में जो एक कसार देवी टेम्पल है, कसार देवी टेम्पल में बोलते हैं कि वाइब्रेशंस आर सो स्ट्रॉन्ग कि इवन नासा हैज नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि ये इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक वाइब्रेशंस कैसे हैं। और वहाँ पर स्टीव जॉब्स, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी तक ने मेडिटेशन करी है बैठ के, और वहाँ पे विराट कोहली भी आए थे मेडिटेशन करने, तो फिर लोगों को लगा ये कर रहा है, तो इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। मे बी विराट कोहली के भी एटीट्यूड में बदलाव तो हुआ। शुरुआत में ही वॉज टू एग्रेसिव और सीनियर्स बोलते थे कि खेल अलग है, बिहेवियर अलग है, बाबू बिहेवियर ठीक कर लो, नहीं तो ज्यादा लंबा नहीं जा पाओगे। एंड ही शिफ्टेड हिज एटीट्यूड अ लॉट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। स्पिरिचुअलिटी का बहुत प्रभाव हुआ होगा तभी वो इस आई थिंक इतना, इसलिए वो लंदन जाके शिफ्ट हो गए अब तो, कि उन्होंने सोचा कि पॉपुलैरिटी वगैरह सब हो गया, अब मुझे बड़ी सिंपल लाइफ चाहिए, है ना, तो जहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो, अपना पर्सनल स्पेस हो, प्राइवेसी हो। वैसे भीड़ तो वहाँ भी लगाते होंगे। ही इज सो पॉपुलर, ही इज वेरी पॉपुलर, डैम पॉपुलर। बट उन्होंने इनफैक्ट आप सोचिए इतना ज़्यादा सेल्फलेस, कहते हैं ना, कि मैं कह रही हूँ आपको, जो आर्टिस्ट होते हैं उनमें एक सेल्फलेस नेचर होता ही है। अपना काफी हद तक उन्होंने अपना जो घर है गुड़गांव का बनाया, वो अपने ब्रदर को दे दिया। ऐसा न्यूज में सुनने में आया है, मुझे कोई मेरे पास वेरीफाइबल सोर्स नहीं है, बट न्यूज से पता लगा कि उन्होंने अपना घर जो खुद बनाया था। आजकल जो आप और मैं डिस्कशन कर रहे थे कि एक राज्य का चीज हो गया कि ये राज्य तेरा, ये राज्य मेरा, दो भाइयों दो बहनों में लड़ाइयाँ हो रही है। उस जमाने में गद्दी के लिए, उस जमाने में अपना भाई, अपना बनाया हुआ घर एक भाई को देना एक बहुत बड़ी बात है, एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल। इंडियन टेम्पल्स में आप कोई ऐसा टेम्पल देखती है जिसकी एंशिएंट स्टोरी बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करती हो? तो ऐसे मुझे 2 टेम्पल्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं जिनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक है। पहला है सोमनाथ टेम्पल। अगर आपको पता हो, सोमनाथ टेम्पल हमारा पहला ज्योतिर्लिंग है इंडिया का, इनफैक्ट वर्ल्ड का पहला ज्योतिर्लिंग है। एंड उसको 17 से 18 बार मुगल्स, इन्वेडर्स सबने तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन हर बार हम लोगों का फेथ इतना स्ट्रांग था कि हर बार हमने उसको वापस खड़ा किया है। एंड मैं अभी होके आई थी सोमनाथ, सी के पास है एक तो, एंड मेन मोटिव उसको तोड़ने का ये था, एक तो उन लोग को हिंदुइज्म हटाना था कंट्री से, कन्वर्ट करना था, एंड दूसरा वो एकदम पोर्ट के सामने था, सी पोर्ट के सामने, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनता था कि अगर किसी कंट्री को कैप्चर करना है तो पहले उनका मैरीटाइम, कहते थे ना कि मैरीटाइम अफेयर्स कैप्चर करते हैं तो हम उसको, उस नेशन कंट्रोल कर पाएंगे। तो वहाँ की स्टोरी बहुत ही पावरफुल है कि आप सोचिए कि इतनी बार तोड़ने के बाद भी आज भी वो खड़ा है, 1000 साल बाद भी हमारी आंखों के सामने। क्या बात तो है। वो सिर्फ हो सकता है एक पेशेंस, फेथ
एंड लोगों का ये बिलीफ कि आप बहुत हमें स्ट्रॉन्ग आस्था हो जब कि उसमें। कितना भी अब हमें हरा दो, अगर हमें ऊपर उठना है तो हम फिर से खड़े उठेंगे। होंगे। एंड आज आप देखिए दुनिया भर से सोमनाथ लोग घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। एंड वहाँ पे पहले ज्योतिर्लिंग जो होता था वो कहते हैं फ्लोटिंग शिवलिंग था वाओ, कि फ्लोटिंग मतलब एयर में? हाँ, एयर में मैग्नेटिक, आई थिंक कुछ उन्होंने मैग्नेटिक टेक्निक, पहले तो आई थिंक हम पिछड़ ही गए हैं, हम पहले बहुत ही ज्यादा एडवांस advanced थे थे ना। अब इतने एडवांस हमारा ना आर्किटेक्चर रहा है ना हमारा साइंस रहा है, टू बी ऑनेस्ट। तब वो वहाँ पे एक शिवलिंग था मैग्नेटिक, अब वो शिवलिंग खैर वो टूट गया और उसका कोई पोर्शन, मैं आपको बताऊं ये शायद कम ही लोगों को पता होगा, जरा जरा से टुकड़े गुरुज ने प्रोटेक्ट करे थे 1000 साल तक। उनका ये विजन था कि कोई एक ऐसे समझदार इंसान को वो टुकड़े देना जो इसकी रखवाली कर पाए। Okay. आप सोचिए कोई मंदिर तोड़ रहा है और शिवलिंग भी साथ में तोड़ दिया, उसके कुछ फ्रैगमेंट्स बच गए। वो फ्रैगमेंट्स कुछ गुरुज, वेदास जो शिष्य थे या फिर जो गुरु शिष्य रिलेशनशिप कुछ भी आप कह दो, उन्होंने प्रोटेक्ट जनरेशन बाय जनरेशन 1000 साल तक ट्रांसफर करे उसके फ्रैगमेंट्स। उसमें से एक फ्रैगमेंट के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, उसको उनके दर्शन करने का। एंड दैट रेस्ट एट नाउ श्री रविशंकर के आश्रम में। आप तो मैंने देखा कि आप श्री रविशंकर जी से सामने ऐसे हाँ जी, वार्तालाप हाँ जी, किया, उन्होंने वार्तालाप आपको किया। फेलिसिटेट हाँ भी जी, किया है। हाँ जी। कैसा अनुभव था वो? मैं आश्रम गई थी, एक तो पहले ही मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, जब मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने उनको भी बोला था कि मेरा ना फेथ देख देख के नेट पे बहुत ही डिस्ट्रॉय हो गया है। कि लोग कहते हैं कि गुरुज ये जो सारे जो साधु वगैरह आ गए हैं वो सिर्फ पैसा लूटने के लिए आए हैं। एंड या फिर दिखा देते हैं कि विमेन के साथ मोलेस्टेशन हो रहा है, इन जगह एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो फिर भरोसा टूट गया गुरुओं के मैं प्रति। बहुत ही रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि लेट्स बाबा वर्ड बहुत डिफेम किया गया है। डिफेम किया गया है आजकल। चाहे कुछ लोगों की गलती भी हो, गलती तो है ही काफी लोगों की, क्योंकि आजकल लोग फेम यूज कर रहे हैं और ये बाबा हिंदुइज्म यूज कर रहे हैं कि हम आगे पैसा कमा लें। पॉलिटिक्स में भी बड़ा अच्छा होल्ड रखते हैं, इसलिए बढ़िया से आराम से बाहर भी हो जाते हैं। राइट। ये सोमनाथ टेम्पल बेसिकली काफी बार हमने बनाया, तो आई थिंक इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है। तो एक तो सोमनाथ टेम्पल हो गया, दूसरा त्रियोगिनी नारायण टेम्पल मैं बोलूंगी कि बहुत यूनिक है। त्रियोगी नारायण टेम्पल जहाँ पे शिव एंड पार्वती माँ की शादी हुई थी। और आप सोचिए वहाँ पे जो एक ज्योत है उसको बोलते हैं अखंड ज्योत। कहते हैं जब से उनका विवाह हुआ है वो ज्योत जलती आ रही है। आप सोचिए उनका विवाह लाखों साल पहले हुआ होगा। एंड वो ज्योत आज तक, मैं गई हूँ उधर मंदिर, मैंने 4 धाम यात्रा ली थी अपनी लास्ट ईयर। त्रियोगी नारायण टेम्पल में अब कपल्स बहुत शादियां करने लग गए हैं और इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है। वहाँ पे 4-5 कुंड हैं जहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने, क्योंकि सारे लॉर्ड्स देवता है उनकी शादी कराने आए थे। इनफैक्ट पार्वती मैया एंड जो शिव जी हैं उनकी शादी में पार्वती माँ के ब्रदर बने थे विष्णु जी, एंड ब्रह्मा जी ने पुजारी बन के दोनों की शादी कराई थी। क्या बात। तो तब से वो मंदिर एक्चुअली पॉपुलर तो वो पहले ही था, लेकिन ज्यादा नॉलेज नहीं था। मतलब अब मैं सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि पहले लोग बहुत सीक्रेट रखते थे इन चीज़ों को। अब सोशल मीडिया पे जैसे लोगों ने देखा कि बोलते हैं, और ये प्रूफ भी मैंने उन पंडित जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि डिवोर्स केसेस बहुत कम है यहाँ की शादियों के। फालतू का जो पैसा बर्बाद करते शादियों में भारी भरकम, उससे बढ़िया शांति से ऐसे ऑस्पिशियस जगह पे शादी करो, शांति से भी रहो और वो दिखावे की जरूरत भी नहीं है, खर्च होगी ना। तो लोगों को लगता है कि अगर हमारी शादी इधर होगी, अब सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हो गया है वो काफी टेम्पल, तो उनको लगता है उनकी शादी ज्यादा चलेगी। तो ये 2 टेम्पल्स हैं जो आई फील, सोमनाथ टेम्पल एंड त्रियोगी नारायण टेम्पल विच इज इन उत्तराखंड, बहुत यूनिक एंड एवरीबडी शुड गो देयर। तो क्या मैं ये मान लूं कि जब आप शादी करेंगी तो इसी टेम्पल में करेंगे? सोचा तो यही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उधर ही हो, बट ऑफ कोर्स रिसेप्शन आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स फैमिली को दे दे केवल जो बहुत क्लोज लोग हैं उन्हीं के साथ मेहंदी हल्दी जो भी संगीत है। वहीं पे आप रिजॉर्ट्स भी आ गए हैं जहाँ पे आप एक डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट, जरूर आप आइएगा विदाउट सेइंग यू शुड बी प्रेजेंट एट माय वेडिंग। बट शादी में चाहती हूँ उधर हो, रिसेप्शन हम कहीं भी कर लें,
दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, वेरेवर वर्क्स, जहाँ पे दोनों फैमिलीज बस राइट। केदारनाथ टेम्पल काफी डिमांड में रहता है, मतलब टू डू लिस्ट में लोगों के है कि मुझे तो वहां जाना ही जाना है। तो वहां पे आप गई तो कैसा अनुभव मिला आपको? देखिए, एनर्जी तो बहुत ही प्रिस्टीन है एंड आपको जाके यू गेट लॉस्ट एक शिव वो जी जो की भक्ति सुंदरता, में। जो हाँ जी, भव्यता है पीछे हिमालय हाँ जी, का। वो बहुत दृश्य बहुत ही प्यारा है आपकी आंखों में। मैं जब गई थी तो शायद मुझे रोना ही आया था, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन इतनी ऊपर जाके इतना प्यारा दृश्य देखने की आपकी आंखें भर आती हैं, ऐसा दृश्य दिखता है। एंड केदारनाथ एक ऐसा टेम्पल है जो काफ़ी बार चीज़ों से उठा है। एक तो पहले अनडिस्कवर्ड रहा है, अगर जी, आपको पता हो जी। कि काफ़ी सालों तक लोगों को पता ही नहीं था केदारनाथ एग्जिस्टेड, क्योंकि वो स्नो के अंदर था। जी। फिर जब बाढ़ आई, बाढ़ के बाद भी उस मंदिर को आप सोचिए कुछ नहीं हुआ, हजारों लोगों ने अपनी वहाँ पे जाने और गंवाई किस जमाने में निर्माण हुआ था? किस जमाने में। और आज भी आर्किटेक्चर ऐसा है उस मंदिर को कि एक खरोच, मैं तो होके आई हूँ, एक खरोच नहीं हूँ उस मंदिर पे। क्या बात है। आस पास तबाही आपको आज भी दिखेगी केदारनाथ में, आज भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि वो तबाही से हम अभी तक जूझ नहीं पाए हैं। हाँ, कि उस we have तबाही not से been उबर able नहीं to पाए हैं। उभर, हम अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं। बट एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है। बट आई वुड से कि केदारनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग बन गया है। कमर्शियलाइज हो गई चीजें, कमर्शियल इतना आस्था हो गया से है, बढ़ के। बहुत ज्यादा। जैसा मैं वृंदावन में भी आजकल देखता हूँ। वृंदावन में भी, केदारनाथ की मथुरा, अगर मैं वृंदावन सब बात जगह यही करूं, किया हुआ है। अगर आप पैदल ट्रैकिंग जा रहे हैं, पिट्ठू हाँ। करते हैं, तो शायद आपको 9,000 पिट्ठू पड़ता है आना जाना। कितने किलोमीटर का? 20-22 20 फेयर प्राइस है। हाँ, फेयर बहुत दूर है बट फिर तो। आप हेलीकॉप्टर करते हैं तो आपका हेलीकॉप्टर आना जाना पड़ेगा 15,000 12,000। उसके बाद आप वीआईपी दर्शन की टिकट करवाते हैं, क्योंकि लाइंस केदारनाथ में बहुत 10-10 लंबी है। घंटे लंबी होती हैं। ओह। तो जिसके पास शायद इतना टाइम नहीं है, अगर किसी को हेल्थ प्रॉब्लम है, शायद वो वीआईपी नहीं खड़ा टिकट हो ले। सके वहाँ पे। 5,000 की एक वीआईपी टिकट एंड सारे मेंबर्स, ऐसा नहीं है कि 5,000 में सारे बंदे family चले नहीं, जाएंगे, per नहीं, head। पर हेड। हेलीपैड पे आप ले लेते हो अपनी टिकट वीआईपी की। सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा मंदिर के अंदर जाके पुजारी। ओके। हम लोग ने एक पुजारी जी की हेल्प ली थी, क्योंकि हमें था कि चलिए पूजा भी हो जाएगी एंड एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, थोड़ी सी हम उनकी मदद कर देंगे, एक भेंट दे देंगे। राइट। हमने उनको एक लिफाफा पकड़ाया, वो कहते हैं कि बहुत कम है मेरे लिए ये, मैं 21,000 से कम नहीं लेता। आप सोचिए एक मंदिर की जगह आप फीस कैसे प्राइस सेट कर आप सकते हैं? मांग कैसे रहे हैं, मतलब 21,000 दक्षिणा तो दक्षिणा जैसे गई। दिया वो मन और भाव को एक्सेप्ट करना होता है। राइट। तो एक चीज वहां पे थी केदारनाथ में गलत। आई फील लाइक अगर मंदिर अथॉरिटी के अंदर आ जाए, उनको गवर्नमेंट के नॉन अंदर, नहीं है शायद हाँ, कि पुजारी हाँ, क्या कर रहे हैं हाँ, वहाँ पे। शायद उनको मे बी आइडिया ही नहीं है ये सब चीजें हो रही हैं। एंड सेकेंडली, जो वहाँ पे मंदिर में भी अब अंदर घुसो, वो जानबूझ के, जैसे वृंदावन में होता है टीका लगाने आ जाते हैं, सेम चीज उधर हो रही है केदारनाथ के अंदर। जानबूझ के आपके टीका लगाया जाता है, फिर कहते हैं पैसे दो, आगे सामने से मांगते हैं पैसे। केदारनाथ जैसी जगह, तो केदारनाथ की एनर्जी बहुत प्यारी है, बट वही है कि लोग ना खराब करते जा रहे हैं। तो जितनी जल्दी वो गवर्नमेंट सुधारे वो चीजें बहुत बेटर, आस्था को प्रोटेक्ट करके रखना आस्था को बहुत प्रोटेक्ट जरूरी है। करके वहाँ पे एक गलत इंप्रेशन जाता है लोगों के बीच में। आप ये छोड़िए, वहाँ पे हम लोग हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया था क्योंकि वेदर खराब था, तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा 2 दिन, क्योंकि हेलीकॉप्टर जा ही नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द वेदर। वी हैव पेड 15,000 पर रूम। इतना एक्सपेंसिव? कम होटल्स है क्या? कम होटल्स नहीं है, सबका ऐसा ही मनमानी चार्ज? मनमानी, क्योंकि वो पीक टाइम है उनका, पीक टाइम, सीजन कहिए। सीजन का भी टाइम हो, बट आप आस्था की जगह, हर कोई, मैं दे पा रही हूँ 15,000, हर कोई दे पाएगा क्या 15,000? लोग इतनी दूर दूर से, मैंने देखा है इंटरनेट पे कि लोग पॉली बैग में बड़े पॉलीथीन को ओढ़ के और बारिश में लेटे हुए रोड साइड, राइट, क्योंकि वहां क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड 15,000 अ नाइट। यस, दैट इज देयर। तो हम लोग मे बी, हम कुछ स्ट्रैटा है सोसाइटी का प्रिविलेज जो कर पा रहा है। कुछ धर्मशाला वगैरह नहीं बने हुए जो धर्मशाला सारे जनरल लोगों के लिए भी, ऐसा कुछ कॉमन नहीं मैन है। को हेल्प कर सके। टेंट, आप अपना टेंट लेके आओ, शायद उसमें आप रह लो, लेकिन उसमें भी पंडित आके बोल देते हैं कि इसका रेंट लगेगा। ये जितनी भी धर्मशालाएं उधर, जितने भी होटल्स हैं, सारे पंडित ओन्ड है। और ये 15,000 अ नाइट का भी जो दिया होगा वो बेसिक होटल होगा, कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा। मैं अगर पिक्चर दिखाऊं आपको, आप यही कहेंगे कि ये तो 500 अ नाइट हाँ भी जी, डिजर्व ना हाँ करे। जी, बिल्कुल भी।
वहाँ पे बाल्टी, अगर आपको गर्म पानी चाहिए आपको उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं। जो चादरें ऑफ कोर्स ऊपर है जाके तो आप इतना धुल नहीं सकती वो चीज़ें। 15,000 बेसिकली वो कहते हैं 6 लोग इसमें रह सकते हैं, बट अगर आप कोई फैमिली जा रही है, लेडीज जा रही हैं, तो वो किसी के साथ रूम थोड़ी शेयर करेंगे। फिर तो बिल्कुल ही बहुत बुरे हाल है रूम्स के। तो जितनी जल्दी गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें आएँ उतना बेटर होगा, क्योंकि लूट मचा रखी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग आस्था है लोगों को केदारनाथ को लेकर। जैसे आई थिंक गंगोत्री और बद्रीनाथ आ चुका है, गंगोत्री आ चुका है एंड बद्रीनाथ भी आ चुका है गवर्नमेंट के अंडर। तो वो चीज़ें जैसे वृंदावन में वो कॉरिडोर रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ये भी चीज़ है कि पैसे नहीं बन पाएंगे, दूसरी चीज़ उनको लगता है कि जो आसपास की शॉप्स है उनको हटाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कोई प्रोविजंस कर दे उन शॉप्स का, रेवेन्यू बना रहे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा, उसके आने से आम जनता को बहुत आराम हो जाएगा। जो आप वृंदावन की बात कर रहे थे, वृंदावन में काफ़ी लोग वीडियोस भी बना चुके हैं, मेरे साथ भी हो चुका है, मोलेस्टेशन बहुत होने लग गया है, क्योंकि भीड़ में वृंदावन में इतनी भीड़ होती है। मैं आपके साथ स्पेशली मंदिर में देखिए ना, एकदम धक्का मुक्की, सब चिपके पड़े हैं एक दूसरे से। मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर दूंगी, मेरे पास हैं क्लिप्स, बहुत ही ज्यादा चिपक हम के दिखाएंगे भीड़। इस वीडियो में। हाँ जी, आप दिखा देना। इतनी भीड़ चिपक के लोग हाथ लगा रहे हैं अलग अलग जगह, पता ही नहीं लगता कौन आपको हाथ लगा रहा है। लोग कहते थे कि औरत हो के तुमने आवाज नहीं उठाई। आवाज कैसे उठाई इस जगह? किसके ऊपर? जो बगल में है वो भी बोलेगा कौन है, जबकि वही कर रहा होगा। बट वीआईपी कल्चर बहुत खराब है। अगर कोई वहाँ पे मिनिस्टर आ जाता है तो रोक देते हैं पूरा। आम जनता फिर वो 3 घंटे लाइन में खड़ी है, 4 घंटे लाइन में खड़ी है, वो वीआईपी 2 मिनट में दर्शन करके, या उसको 1 घंटा भी बताना है, उसके लिए कोई कहना नहीं। वृंदावन में एक और चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आप जहाँ पे फूल ले रहे, प्रसाद ले रहे, वहीं पे वो चप्पल खोल रहे हैं आप, वो बोलेगा कि 350 रुपया दो। और वो भीड़ में ना जाके साइड से लेकर जाएगा, जिधर से निकलने का रास्ता है, वहाँ पे जो पंडित जी बैठे हैं वो खोल देंगे, घुसा देंगे और डायरेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया ब्राइबरी। एंड वो पंडित ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। पंडित एंड शॉपकीपर्स मिले हुए होते हैं, सब मिले हुए हैं कि वो कस्टमर लेकर आ रहा है, उसका सेल्स ऑफिस है, वो लेकर आता है कस्टमर्स, और वहाँ पे उसके फिर वो माला पहना देंगे, ये कर देंगे। फिर अलग से वो जो अंदर है ना, वहाँ पे भी 100-200 डॉलर। अरे सर, आप लोग 4 लोग हैं, आप क्या एक ही 100 डाल रहे हो, और डालो। ये आप मंदिर कोई भी वृंदावन जाता है उसको पता होगा ये कि स्कैम कहाँ से होने शुरू होते हैं। गाड़ी से निकलो या आप रिक्शा से निकलो, पहला एक गाइड मिल जाएगा, गाइड भी मिलेगा। उससे सबसे पहला स्कैम होता है, आपके सामने एक टीका थोप दिया जाता है, लो दीदी टीका 50 रुपए। तो ये पहला स्कैम। दूसरा आपका हो गया गाइड स्कैम, गाइड वाला कि आप 1000 रुपए और वो गाइड क्या होता है, वो सिर्फ बोलेगा आप 51-101 दीजिएगा, क्योंकि वो जहां पंडित के पास पैसे डलवाने वाला है ना, ही हैज कट देयर। राइट, एब्सोल्युटली। एक ये होता है स्कैम। और तीसरा तो आपको पता ही है, दीदी लाइन से एस्केप करना है, सर लाइन से एस्केप करना है, 1000 रुपए दो। 1000 रुपए में एक एंट्री हो रही है। आप सोचिए, अब इतना कम है। मैंने एक जगह एक्सपीरियंस किया कि एक मंदिर, छोटा सा मंदिर, वो गली में लेकर जाएगा, ये भी है, लेकर चलता हूँ। वो छोटे से मंदिर में वहां पर प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। हमारे अंदर तो श्रद्धा भाव से हम दर्शन करने गए हैं। अब उनका कहना है कि आप भगवान को भोग चढ़ाने के लिए 51,000 रुपया चढ़ाइए। 51,000। मैंने बोला ये क्या है 51,000? तो क्यों आए हो यहाँ पे? हमने बोला हम तो दर्शन करने आए हैं, वृंदावन क्यों आए हो? घूमने आए। घूमने की जगह है। लड़ने लग गया वो, लिटरली। वो बोल रहा कुछ तो दो। हमने 101 रुपया दिया, गुस्सा हो गया कि ये क्या है, छोटा सा मंदिर है और गाइड खड़ा है। तो गाइड कट है कि लेकर आऊंगा। ये गलत है। आप क्या कर रहे हैं ना, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है ना, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कमोडिटाइज कर रहे हैं उसे, कमोडिटी बना दिया है। वो सोच के आ रहा है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूं, और आप उनके दर्शन को बेच रहे हो। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये अगर ये चीजें नहीं कंट्रोल हुई तो यही होगा, या फिर लोग आस्था से हट जाएंगे, या फिर ये होगा कि मैं पता क्या सोचने लगता हूँ। फिर मैंने अपनी सोच ये बनाई कि मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ता हूँ। भगवान से डायरेक्ट मेरा यहीं से कनेक्शन है। और जब कहते हैं कि कण कण में भगवान है ना, तो मेरे घर में जो मंदिर है उसमें जो श्री कृष्ण है, ये अलग कैसे हो सकते हैं? सही कह रहे हैं। वहां बैठे श्री कृष्ण तो मेरा ये भी मानना है कि वृंदावन में तो रहे, चलो ठीक है। उसके बाद वो अब कुरुक्षेत्र में आके इतना टाइम स्पेंड किया, द्वारका खुद चले गए। तो ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण एक ही जगह विराजमान है।
वो हर जगह है, जगह यहाँ भी है। तो मंदिर है। हाँ जी। तो ये लोग थोड़ी सी सोच शिफ्ट करें ना, तो ये थोड़ा सा ये जो घपलाबाजी चल रहा है ना, इस पे भी थोड़ा सा नहीं, बट हो ही रोक जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से घपले बढ़ते जा रहे हैं मंदिरों में, अब एक ही मंदिर की बात नहीं है, सिर्फ वृंदावन केदारनाथ नहीं, तो ये हर छोटे जगह से एक एग्जाम्पल है, एक बस ये example। लगभग हर जगह चल रहा आप है। दिल्ली में कालका जी, वाराणसी में पंडा का ऐसे ही चलता है। बहुत, वाराणसी में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि उनको दिखता है वहां पे टूरिस्ट बहुत आ गए हैं, तो वो वहां पर हाँ, तट पे दिल्ली पूजा में करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, फिर दिल्ली में सेम हाल है आपका। दिल्ली में आप कालका जी चले जाइए, झंडे वाला मंदिर, आप पंडित को 500 रुपए पकड़ाइए, वो आगे पीछे दुम हिलाएगा आपके, इतना बुरा हाल है। ऑलराइट, तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रकार की बातों से ना लोगों को समझ में आए कि इस प्रकार के कल्चर को हमें बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि डिस्करेज करना है, ताकि आस्था सबसे ऊपर हो, ये कमर्शियलाइज ना हो। एज अ कंटेंट क्रिएटर, कौन सा मिथ है जो आप देखते हैं कि क्रिएटर जो बनने वाले हैं उनको लगता है कि ये अचीव करने पे ये हो जाएगा? तो जैसे आई थिंक अगर आपने देखा हो कि लोगों को लगता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझे आके बोलते हैं 1 मिलियन व्यूज मतलब यू अर्न 10 लाख रुपीज, ये नहीं है, दिस इज फॉल्स। आप अगर व्यूज डू नॉट ट्रांसलेट टू मनी ऑन इंस्टाग्राम, व्यूज ट्रांसलेट टू मनी ऑन यूट्यूब थ्रू एड्स, थ्रू एड्स, लेकिन उसका भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं कि आपका ऑडियंस बेस किस ज़्यादातर टाइप का बाहर है? से है, इंडिया से है, Tier 1 है, Tier 2 है, आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, आपको पता है, आपका चैनल तभी मोनेटाइज और होता टॉपिक है, क्या है, टॉपिक क्या है, और मोनेटाइज आपका चैनल तभी होता है भले आपके 1 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ व्यूज भी हों, आपको पैसे नहीं मिलेंगे अगर आपका चैनल पे एक सब्सक्राइबर मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है। एंड यूट्यूब के भी क्राइटेरियाज बहुत हैं, तो लोगों के मन में बड़ी गलत फहमी है कि अगर मेरे 4 करोड़ व्यूज इक्वल टू 4 करोड़ मनी, नहीं, ये भी हो सकता है कि 4 करोड़ व्यूज इक्वल टू 0 मनी, एंड 0 भी नहीं, नेगेटिव, क्योंकि इस पे एडिटिंग जा रही है, कॉस्ट जा रही है, आपका एफर्ट, तो ये माइनस बहुत में ही बड़ा, हो आप। ये बहुत बड़ा मिथ है, मैं तो बहुत देखा है अपनी अच्छा, life कई में। क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके पीछे कोई अर्निंग का प्लान नहीं है, कि कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज के पीछे से पॉपुलैरिटी की बात करूं, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ व्यूज और फॉलोअर से पैसा गिरने लग जाएगा, पैसा आने लग जाएगा। ये भी गलत है। आई थिंक अगर आप कंटेंट क्रिएशन में घुस रहे हैं, आपको एक स्ट्रैटेजी इन माइंड तो चलना पड़ेगा कि आपका एंड रिजल्ट थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको इसको एक बिजनेस बनाना है। बिजनेस में भी हो सकता है आपको ई-कॉमर्स प्रोफाइल बनानी है अपनी, या कोर्सेज सेल करनी या हो, कोर्सेज सेल करने हैं, या फिर आपका मोटिव है कि सिर्फ ब्रांड प्रमोशंस करना है, तो फिर आपको हर एक ट्रेंड पे हॉप करना चाहिए। तो ये आजकल आप देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन, लोग नए नए घुस रहे हैं विदाउट एनीथिंग इन माइंड। उनको लगता है व्यूज आ गए, फॉलोअर्स आ गए, पैसे आ जाएंगे। आपका व्यूज फॉलोअर्स डू नॉट गारंटी यू एनी मनी, एंड दे हैव टू कीप इन माइंड। इवन आई हैव बीन एट स्टेजेस कि मैं 2-2 3-3 महीने मेरे पास कोई ब्रांड कोलैबोरेशंस नहीं आई हैं। वो आई नो दिस इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, तो आई एम कभी कभार आपको अपनी तरफ से भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि 1 महीने ब्रांड कोलैबोरेशन आई है तो दूसरे महीने भी आ जाए। हो सकता है तीसरे महीने आपको 5 ब्रांड कोलैबोरेशंस आ जाएं जो आपके वो 2 महीने के लॉस को कवर कर दें। सो कंटेंट क्रिएशन एज अ फील्ड इज रिस्की एंड इट इज नॉट वेरी स्टेबल। तो उसमें वही बंदा घुसे हु इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क, एंड जिसमें इतनी पेशेंस है कि ये लॉन्ग टर्म चीजें, हो सकता है आज नहीं ब्लो अप हो रहा, 1 साल बाद 2 साल बाद ब्लो अप हो जाए। करेक्ट। और कंटेंट क्रिएशन में मुझे लगता है कि शायद आप एग्री करेंगे कि अगर आप किसी निश पे कंटेंट कर रहे हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये इस इंडस्ट्री से रिलेट करता है, तो अगर एक सेल्स मार्केटिंग स्टाफ भी रखना पड़ सकता है जो सेम इंडस्ट्री की कंपनीज को रीच आउट करे कि वी हैव दिस कंटेंट प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये हमारा हैंडल है और हम आपका प्रमोशन कर सकते हैं, डू यू वांट टू कोलैब। कई बार सर्विस सेल भी करनी चाहिए। आपका एक ब्रांड मैनेजर अगर आपको पर्सनली रखना है तो आप रखिए। आई थिंक यूजुअली दैट हैपेंस जब आपने थोड़ा एक बहुत ही बड़ी स्टेज पे आ गए हैं। या 100 के फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के बाद, फॉलोअर्स बोलूंगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर तो बहुत अच्छा अमाउंट माना जाता है नंबर, इफ यू हैव 100 के, लेकिन इंस्टाग्राम पे अगर 100 के फॉलोअर्स हैं तो क्या उसके बाद मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं वो? आई वुड से आपके कंटेंट पे एक तो डिपेंड करता है, आपकी फॉलोइंग पे डिपेंड करता है, व्यूज कंसिस्टेंटली हैं कि नहीं। कंसिस्टेंटली ये आजकल लोग बॉट बिजनेस भी बहुत आ गया है कि 100 के आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है जानने का कि किसकी लॉयल फॉलोइंग है।
एक मैकेनिज्म आप एक एक्सपीरियंस से जो बट आया है इनसाइट मुझे, बता देता है, Insights- फेक से वो नंबर ऑफ व्यूज नहीं बढ़ा सकते। वो एक्चुअली इंस्टाग्राम क्या है कि वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में ना इनसाइट में फेक व्यूज को काउंट नहीं करता। नहीं, दैट इज देयर, लेकिन वो आपको और मुझे पता होगा क्योंकि हम मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं। जी शायद जो ऑडियंस है उसको सामने सिर्फ एक नंबर दिखता है 100 के फॉलोअर्स, उसको ये बात नहीं समझ में आती। जी लेकिन ऑडियंस के लिए भी बहुत इजी तरीका है जानने का 2-3 चीज़ें कि अगर 100 के किसी के हैं तो आप सोचिए मिनिमम उसके 400-500 लाइक्स, 1000 लाइक्स आने चाहिए। हो सकता है ज़्यादा भी हों, इतना आना चाहिए। व्यूज़ 10,000, 15,000, 20,000 होने चाहिए। जी एंड शेयर्स एंड लाइक्स, मतलब शेयर्स हाँ, एंड उसी सेल्स भी होने प्रोपोर्शन में चाहिए। होने चाहिए। बट काफ़ी मैं प्रोफाइल का नाम नहीं लूँगी, एक सेलिब्रिटी शेफ हैं, उनकी फॉलोइंग है Millions 1 में। मिलियन, हाँ 1 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन आते हैं उनके, लाइक 62, 100। आप सोच सकते हैं फिर वो 1 मिलियन फॉलोइंग ब्रांड्स के लिए बहुत अच्छा तरीका है जानने का, फेक है। तो मार्केटिंग ज़रूरी नहीं है, फॉलोअर्स से तो मैं काउंट ही नहीं करूँगी। फॉलोअर्स आई थिंक आप फेक ले सकते हैं। जनरली अगर किसी का व्यूज वगैरह अच्छा जा रहा है 100K का, तो एक क्रिएटर ब्रांड कोलैब से कितना कमा पाता है? आई थिंक इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। जैसे फाइनेंस का कॉस्ट पर व्यू काफ़ी ज़्यादा ले सकते हैं आप। तो अगर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे एंड उनके व्यूज़ आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 20-30,000, तो आप 15-20,000 ले पाएंगे फाइनेंस में। एंड मे बी मोर 25 to 30,000 आप मतलब ले ₹1 पर व्यू मिल रहा है उनको? मिल जाता है फाइनेंस में। Finance में। इंफोटेनमेंट में वो कम हो जाता है मेरी कैटेगरी में। जी। एंड लाइफस्टाइल में भी आपको मिल जाता है, लाइफस्टाइल और फैशन कैटेगरी। तो अगर मैं आपको एक बॉल पार्क दूँ, हो सकता है आज इंफोटेनमेंट में तो यही हो रहा है कि जो 1 मिलियन पे बैठा है वो भी 1-1.5 लाख में काम करने को रेडी है। फैशन में ये चीज़ नहीं होगी। फैशन में कोई 1 मिलियन पे बैठा है तो वो 2.5 से 3, 4, 5 लाख चार्ज करेगा पर कोलैब। एंड फाइनेंस इज ऑल्सो द सेम। इफ फाइनेंस में कोई 1-2 मिलियन पे बैठा है और अच्छी व्यूअरशिप, आई थिंक फॉलोइंग ही सिर्फ एक डेफिनेशन हाँ, नहीं है। आपको insights बताना शेयर्स, चाहिए। सेव्स, हाँ। आपकी लाइक्स, आपके Interactions व्यूज कितने हैं? हाँ, इंटरेक्शंस कितना एंगेजिंग है अकाउंट। अगर वो एंगेजिंग अकाउंट है 1 to 2 मिलियन पे बैठा है तो वो 4 से 5 लाख तो चार्ज कर ही रहा अब होगा। इंस्टाग्राम ने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया क्रिएटर्स के लिए, आपने देखा ही होगा, जिसमें आपके जो ब्रांड्स हैं, आप अगर अलाउ करते हैं दैट या मेरा चैनल डिस्प्ले करो, तो ब्रांड्स भी कोलैब करने के लिए आपका इनसाइट देख सकते हैं कि इंगेजमेंट क्या है, ताकि वो वैल्यू और कॉस्ट लगा सके और एक ट्रांसपेरेंसी बन सके कि Right. कोई फेक और Create a marketplace हो मैनिपुलेटेड गया। इनसाइट ना दिखाए। हाँ। तो ये अच्छा लेकिन है। ये इंडिया में अभी कम हुआ, मतलब ये ज़्यादातर यूएस में पायलट टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। इंडिया में कम प्रोफाइल्स पे है। अच्छा जी। चलिए, वो आई एम वन ऑफ देम की लकी में कि चलो दिखाया तो मुझे पता चला। अच्छा, एक और सवाल कि आप इसको किस तरीके से देखती हैं इंडियन ऑडियंस के माइंडसेट को, कि क्रिंज क्रिएटर्स के कंटेंट को तो बहुत अच्छे व्यूज मिल जाते हैं, या जहाँ पे न्यूडिटी को प्रमोट कर रहे हैं कई क्रिएटर्स इसी का सहारा लेते हैं, जब टैलेंट बेस्ड नहीं है, कोई नीश नहीं है, तो सोच रहे हैं चलो जिसमें व्यूज आ रहे हैं ना, शुरू किया एक इंफॉर्मेशन के ऊपर या एक नॉलेज बेस्ड ऊपर, लेकिन उनको दिखा कि इससे व्यूज नहीं मिल रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि कुछ और नाचने गाने का बनाया तो उसमें व्यूज आ गए, तो फिर वो उसी का सहारा लेकर व्यूज फॉलोअर के पीछे चले जाते। तो उनको क्या, आपको भी ये चैलेंज महसूस होता है कि मैं अगर कंटेंट मेरा इतना सीरियस है इसलिए व्यूज कम आ रहे हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ, कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है चीज़, हर चीज़ की ऑडियंस है। मेरे लिए कोई भी क्रिएटर मैं क्रिंज नहीं मानती, और चाहे वो राजा व्लॉग्स हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उसकी ऑडियंस पुनीत है। सुपरस्टार हो, हाँ, जो पुनीत कीचड़ में लेट सुपरस्टार के हो, कोई तैराकी भी, सिखा रहा है। एग्जैक्टली, पुनीत सुपरस्टार हो। मुझे लगता है कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री इज लाइक बॉलीवुड। ऑडियंस ही है उठाने वाली, ऑडियंस ही है गिराने वाली। अगर ऑडियंस को इतनी प्रॉब्लम है, एक मुस्कान कारिया जैसे क्रिएटर है, आई थिंक आपको पता होगा, मुस्कान कारिया, वो थोड़ा उनका कंटेंट ऐसा है कि थोड़ा बॉडी को यूज करके वो एक एडवर्टाइजमेंट करती हैं। तो लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती है कि वो इससे पैसे कैसे कमा रही हैं।
अब एंड वो जो लोग हैं ज़्यादातर वो हैं आदमी ये चीज़ बोलने वाले। अब आप ही वो कंटेंट देख रहे हैं, आपने ही उनके व्यूज पहुंचाए हैं 40 और मिलियन, जब आप 10 कमेंट करते हैं मिलियन। तो और रीच बढ़ता है हाँ, तो उसका, आप- क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ हाँ, गया ना। नहीं बट आप ही उसको देख रहे हैं। वो आई थिंक शी हैज अ हाँ। सब्सक्राइबर बेस्ड अकाउंट टू, तो शायद पेड एक सब्सक्राइबर्स भी हैं उनके पास अच्छे नंबर के। पेड वो इंस्टाग्राम पे यू कैन हैव अ प्राइवेट सब्सक्रिप्शन ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो उनका शायद आया था बीच में कि शी इज अर्निंग 30 lakhs a month थ्रू दैट प्राइवेट सब्सक्रिप्शन। हाँ। पार्टनरशिप्स अलग एंड दैट इज अलग। अब उस पे लोगों ने प्रॉब्लम्स जताई कि ये तो इतनी इजीली पैसे कमा रही है क्रिंज कंटेंट से। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस आप हो, आपको प्रॉब्लम है, आप देखना बंद कर दो ना। वो ऑडियो अपने आप ही क्रिएटर या फिर जो भी मल्लिका शेरावत कह दो, लोगों ने कितना क्रिटिसाइज किया था, उर्फी जावेद, सब खत्म हो जाएंगे। ऑडियंस हर चीज की है एंड आई फील लाइक नो क्रिएटर इज क्रिंज। ऑडियंस उठाने वाली है, ऑडियंस बिठाने वाली है। आपको प्रॉब्लम है, आप देखना बंद कर दो। क्या बात है। चलिए, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आपने पेश किया है। एज ए क्रिएटर आपको लगता है कि सोशल इश्यूज पे कई बार कंटेंट बनाना बहुत प्रॉब्लमैटिक, चैलेंजेस और सीरियस रिस्की हो सकता है? काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। मुझे बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है काफ़ी चीज़ें। एंड अगर आपने मेरी और कॉन्वर्सेशन देखी हो, मैं काफ़ी ब्लंटली बात करती हूँ, तो मेरे लिए वो चीज़ मोल्ड करना काफ़ी हद तक डिफ़िकल्ट हो जाता है। जी। लेकिन जैसे हमारे अभी आजकल के हालात चल रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ जर्नलिस्ट की मौत भी हो चुकी है सच्चाई लाने के लिए आगे। हाँ। तो उस चीज़ में एज अ वुमेन आई फील दैट आई हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहीं मोलेस्टेशन ना हो जाए, कहीं आते जाते अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये ना हो किसी दिन मैं किडनैप हो जाऊँ या फिर पता ही नहीं लगे कि मंडे आई एम सिटिंग हियर एंड अगले दिन ना बैठी हूँ आपके साथ। एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि आई वाज शूटिंग समवेयर इन अ रिमोट एरिया इन बॉम्बे एंड किडनैपिंग तक तो नहीं पहुंचा क्योंकि मेरे साथ वो जो स्लम वाला शूट किया जी उसमें? स्लम वाला जो शूट था, तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई कुछ किडनैपिंग था या क्या था, बट कुछ एक आई थिंक मैंने एक सेंसिटिव लाइन बोल दी थी एक कम्युनिटी के बारे में और उन्होंने सुन ली वो चीज़। उनको बुरा लगा, अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा आप किस चीज़ के शूट कर रहे हैं, यहाँ से जाइए, ये सब। तो मुझे वहाँ से निकालना पड़ा बहुत ही मुश्किल से। फिर हम 2 दिन वहाँ पे उस एरिया में शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि लोगों को वो बात इतनी चुभ गई। तो ऐसी चीज़ें तो होती हैं, ये एक रिस्क है, आपका एक चैलेंज है। एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द जर्नलिस्ट जो ये फील्ड में हैं, जो डेयरिंग है। काफ़ी अच्छे जर्नलिस्ट आजकल हो गए। एक सचिन शर्मा जी जर्नलिस्ट हैं, एक अभिनव जो पिंच वाले हैं जो ये काम कर रहे हैं, सच्चाई आगे लाना, एंड उसके लिए गट्स चाहिए होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सिविक सेंस के ऊपर आपने वीडियो बनाई है। इंडिया और इंडियंस कैसे सुधरेंगे सिविक सेंस को लेकर? मुझे तो लगता है जब तक बहुत ही तगड़े फाइन्स ना हो, एक रिमोट सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसी ऐप ना आए कि जहाँ पे आपने देखा थूक एक ट्रिगर हुआ, उसकी पिक्चर कैप्चर हो गई, उसके फ़ोन पे 1,000 2,000 का नहीं, लाख रुपए का जब तक आप फाइन नहीं लगाओगे वो बंदा नहीं सुधरने वाला। एंड इंडियंस कितना भी कह दो डू लैक सिविक सेंस, मेजॉरिटी ऑफ देम। आप एक 5 स्टार चले जाओ अगर, तो आपको वहाँ के वॉशरूम्स बहुत क्लीन मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलते क्योंकि लोग बड़े अच्छे हैं, वो इसलिए मिलते हैं क्योंकि 5 स्टार्स में फैसिलिटी दे रखी है कि वो हर मिनट क्लीन होते हैं व्हेन समबडी गोस। अगर वहाँ पे भी आप क्लीनिंग हटा दो, हमें शायद इतनी सिविक सेंस है ही नहीं कि हम वहाँ पे उस कैटेगरी, मुझे नहीं लगता कि वो कैटेगरी की बात ही नहीं है वो, वरना अगर कैटेगरी की बात होती तो पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ही अच्छे होते क्योंकि पब्लिक टॉयलेट्स में हर कैटेगरी का बंदा जाता है। राइट। तो इट्स नॉट टू डू विद द मनी यू कम फ्रॉम, इट्स नॉट टू डू विद योर एजुकेशन, नथिंग। आई फील लाइक एक बेसिक प्रॉब्लम है सिविक सेंस का, क्योंकि आप चांदनी चौक जाएंगे, आप देखेंगे चांदनी चौक के बिजनेसमैन शॉपकीपर्स के पास बहुत पैसा है, अनटोट पैसा है चांदनी चौक में। लेकिन मैं ऐसी शॉप्स भी गई हूँ चांदनी चौक में, अगर कोई फर्नीचर कुछ भी लेना हो, कि बहुत दे वुड बी गोइंग इन जैगवार। आप ट्रैवल करोगे BMW 7 सीरीज में, फिर भी आप जाके थूक रहे हो साइड में तम्बाकू। इट्स नॉट इंडियंस रूल। गाना बड़ा बढ़िया चूज किया था आपने इसके रील के लिए। जहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग। वो तंबाकू के और टोबैको के और वो उसके कलर्स हर जगह थे ना।
कलरफुल इंडिया। हाँ जी, तो हाँ जी। सुधार होना चाहिए, ये फाइन के बिना नहीं सुधार हो सकता। फाइन के बिना इन लोगों को लगता है कि ये बहुत ही गंदी मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि पानी में फूल डालना चाहिए, उससे हमारे देवी देवताएं खुश हो जाएंगे। हाँ, उनको लगता है ना कि पूजा का जो है ना अवशेष बचा हुआ है पूजा पाठ का, वो इधर उधर रखेंगे ना तो पैर लगेगा, इसलिए लोग प्रवाहित करना समझते हैं बट सही। फूल डालना बहुत ही गंदी चीज़ है हमारे पानी के लिए पानी वो के सड़ लिए भी जाता है। सड़ जाता है, एंड हमारी इकोसिस्टम जो मरीन इकोसिस्टम है उसके लिए खराब है। तो जब तक उस चीज़ पे अवेयरनेस नहीं आएगी, शायद लोगों को जो चलता आ रहा है वही फॉलो करते जा हम रहे क्या हैं। करते हैं, हमने एक गमला रखा हुआ है, हाँ। उस गमले में सारे फूल पत्ती डाल देते हैं ये सही अपना, है। बढ़िया। हाँ जी। और वो जब बहुत टाइम के बाद कंपोस्ट खाद बन जाता है, फिर उसको दूसरे में वो खाद की तरह यूज करिए। तो बड़े तरीके हैं। आप हैं वो 1% 2%, बट लोगों को इजी वे आउट चाहिए। तो या फिर एक गवर्नमेंट इजी तो ये भी नहीं है, गाड़ी में बैठो, कार स्टार्ट करो, यमुना जी के बैंक में जाओ और वहां पुल से ऊपर से गिराओ, बहुत टफ है वो काम तो। हाँ, सही लेकिन कह रहे हैं। आस्था strong है वहाँ पे। आस्था बहुत स्ट्रांग है, सही हाँ, कह उनको रहे हैं। लगता है कि यही पुण्य है। उनको लगता है मम्मी करती आ रही है, दादा करते आए थे, तो हम भी यही करते हैं और हमारे बच्चे भी यही ये करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है, इसको जिम्मेदारी जिम्मेवारी की तरह है। समझते हैं, है ना। सही कह रहे हैं। जब तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइन नहीं इम्पोज होगा, एंड आई थिंक हमने स्वच्छ भारत अभियान तो चला दिया, लेकिन उसका सक्सेस रेट क्या है? जब तक वो एक शायद मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स को ही उठा लेना चाहिए टॉपिक कि स्वच्छ भारत अभियान तो चल गया, इसका सक्सेस रेट क्या था? क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ सुधार तो दिख नहीं रहा। यूनियन मिनिस्ट्री ने हर जगह एलोकेट करा था एक डिपार्टमेंट को बजट, शायद वो बजट यूटिलाइज हुआ ही नहीं है और वो रिश्वतों में चला गया। एड पे हजारों करोड़ खर्च हुए हैं, एड पे Posters, हजारों करोड़, banners। इसका फायदा क्या हुआ है? क्या हुआ है? एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट लोगों को, अब काफी लोग आ गए हैं जो खुद ही क्लीन अप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कई NGOs आ NGOs गए हैं जो And अपने I've अपने seen स्ट्रीट को अडॉप्ट कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं इस कैटेगरी में कि उनका काम ही है कि रोड क्लीनिंग पे ध्यान देना या सोसाइटी क्लीनिंग पे ध्यान देना एंड अवेयरनेस। लेकिन रूट कॉज तो ट्रीट ही नहीं हो रहा। जो फाइन वाला तो वो तो फिर वो जब मौका तलाशेगा, आप रात रात भर तो नहीं रखवाली कर Right, सकते हो ना कि यहाँ पे कोई गंदगी right, ना करे right. या कुछ और विसर्जन ना करे। क्या आपको लगता है बॉलीवुड इंडियन कल्चर को स्पॉइल कर रहा है? आई थिंक मैं आपको सही बताऊं, मुझे तो लगता है बॉलीवुड ही डेड हो गया है इसी रीजन की वजह से। और साउथ इंडियन मूवी ज्यादा हिट हो रही क्योंकि वो कल्चर को लेकर चल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। साउथ इंडियन मूवीज भी अब देखिएगा, मंदिरों को दिखाना, आस्था को दिखाना, भगवान की स्टोरीज पे ज्यादा मूवीज बना रहे वो लोग। उस वजह से मे बी दे माइट बी वर्किंग साउथ इंडियन मूवीज मोर। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, कि थोड़ी ऑडियंस अब स्मार्ट हो गई है, जेन जी, जेन अल्फा, मिलेनियल्स ऑल्सो टू अ पॉइंट, कि उनको पता है कि जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक गलत है। कि आप देख लीजिए ये साजिद खान या फिर जो भी मूवीज आती है रोहित शेट्टी की, उसमें भी वो एयरप्लेन, वो गाड़ी सर के ऊपर से उड़ रही है, कोई लॉजिक है क्या उन चीज़ों का? एक्शन, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, उधर से कार उड़ा के लाया, हेलीकॉप्टर को ठोक दिया, हीरो कूद गया और सेफ है वो। एंड औरतों का रोल बहुत कम दिखाते हैं, ज्यादातर दिखाते हैं कि आदमी ही सर्वगुण संपन्न, एंड वो चीजें आजकल ऑडियंस को नहीं अच्छी लगती। शायद वन ऑफ द रीजन यही था कि सैयारा वर्क करी, क्योंकि टैलेंट बहुत ही अच्छे थे दोनों, अनीत एंड आहान पांडे, एंड एक तरीके से बॉन्ड और वफादारी भी और दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेशन दिखा रहे हैं, इसलिए चला। डेडिकेशन एंड दोनों का इक्वल रोल था। अभी बॉलीवुड में क्या होता है कि ज्यादातर एक्ट्रेस का रोल 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स का होगा पूरी मूवी में, बाकी तो ज्यादातर आप एक्टर का ही आता है। एंड इसलिए बॉलीवुड हैज बिन डाइंग डाउन। जितना अगर अच्छी मूवीज बनाएंगे तो चलने लगेगा, तभी लोग कंटेंट क्रिएटर्स के पास भागते हैं, तभी लोग भाग रहे हैं कॉमेडियंस के पास। इससे कॉमेडियंस के शोज फुल जाते हैं और इसलिए पिक्चर हॉल हमारे खाली पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी स्टोरियों में दम नहीं है। हम लोग वही दिखाना चाहते हैं। आज भी ऑब्जेक्टिफिकेशन के आइटम सॉन्ग डाला, ऑडियंस आ जाएगी। शायद आपके पास Tier 3 ऑडियंस भी आ जाए, बट अब Tier 1 Tier 2 ऑडियंस को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो जब तक अगर बॉलीवुड अपने आप को नहीं सुधारेगा तो वो गिरता ही जाएगा। एंड आप जो ये सारे बोलते रहते हैं ना बॉलीवुड एक्टर्स आके कि क्या डांस करके इनको पैसे मिल रहे हैं, आप भी उस जमाने में यही थे। एंड आपको जेलसी हो रही है इस चीज से कि कंटेंट क्रिएटर्स को क्यों लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो ऑनेस्ट है अपने ऑडियंस के साथ, उनकी स्टोरीज में दम है।
कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने बॉलीवुड के पैरेलल में अपनी एक राह बनाई, और अब जो वो फिल्म मेकर बन के और खुद की फिल्में बनाती है उसमें उनको हीरो की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो आप देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है। उन्होंने मनी करने का आई थिंक मूवी हाँ, बनाई थी। हाँ। उसमें उन्होंने कितना अच्छा, अहिल्याबाई होलकर पे थी शायद वो जी मूवी। जी, नहीं ये लक्ष्मी बाई ना, हाँ, रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी पे बाई थी। के हाँ ऊपर जी, थी। आई थिंक उनकी अहिल्याबाई वाली मूवी दूसरी थी दूसरी शायद, होगी। बट रानी लक्ष्मीबाई पे उन्होंने किसी और नहीं किया इतना ज्यादा। संजय लीला भंसाली जी के पास भी इतनी अपने दम अपॉर्चुनिटी पे आती थी, इन्होंने करके दिखाया। बट अपने दम पे उन्होंने पिंक मूवी, आप देखिए कंगना रनौत जी तो है ही, वो कोशिश करती हैं, शायद इसलिए सब उनको बोल देते हैं कि कहते हैं ना जो एक राह पे अलग चलता है बंदा, उसको ही सब टाइप कास्ट कर देते हैं, क्योंकि वो भेड़ इमरजेंसी चाल मूवी का। में भी खुद को ही एकदम हाँ, दमदार हाँ, दिखाया, हाँ। उसमें भी एक्टर की जरूरत नहीं रही। एक्टर की जरूरत नहीं है, विमेन को आगे दिखाया उन्होंने, एंड लोग आजकल ये पसंद कर रहे हैं। आप पिंक मूवी देख लीजिए, तापसी पन्नू डोमेस्टिक वायलेंस पे थी, सेक्सुअल हरासमेंट पे थी, जी। तो वो चीजें लोगों ने अप्रिशिएट की। थप्पड़ वाली मूवी, क्योंकि जी। उनको पता है कि रियल स्टोरी है, ऐसा घरों में चलता आ रहा है। अब आप हाउसफुल 3-4 ऐसी मूवी बनाओगे, तीसमार खान, ज्यादा कौन देखना ऑब्जेक्टिफाई चाहेगा? कर रहे हैं आप विमेन को, हाँ। सिर्फ वो फुहर मजाक करने के लिए, तो विमेन लोग भी, बोर हो मेन गए हैं भी, ना। वो कॉमेडी का भी जमाना गया है। फालतू की जो कॉमेडी गोविंदा वाली होती थी, राजपाल यादव वाली होती थी, अब उसका जमाना गया। ऑडियंस इज लुकिंग फॉर रियल ऑथेंटिक स्टोरीज। अगर आप रियल अनफिल्टर्ड चीजें जैसे हम इस शो पे कर रहे हैं, आप लेके आएंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे। हमने बचपन से पढ़ा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता है। भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग कल्चर्स, तो उसमें यूनिटी बोला जाता था। लेकिन क्या आप करंट इंडिया में आप ये देखती हैं कि विभिन्नता से एकता है? मुझे लगता है वही हमारा बिगेस्ट वेपन बन चुका है। और एक तरीके से लोग कहते हैं कि एक बस स्लोगन के नाम पे रह गया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आई थिंक जितना अभी नॉर्थ ईस्ट इंडिया को टाइप कास्ट किया जाता है, एंजल चकमा जिनकी मैं बात कर रही थी, उन्होंने अपनी जान गंवाई थी इन्हीं चक्करों में कि उनको रेशियल स्लर्स बोले गए थे। और अगर आप, मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि जैसे मैं महाराष्ट्र गई थी, तो मैं 2-3 सालों से रही हूँ बॉम्बे साइड। ओके। एंड अगर आप महाराष्ट्र में भी, औरंगाबाद कहीं भी ट्रैवल करोगे, ये एक्सपेक्टेशन होती है आप नॉर्थ मराठी इंडियन बोलो। से भी कि मराठी बोलो। और अब मराठी नहीं बोलते तो उस पे बहुत ही विवाद होने ही लगते हैं। आपको टाइप कास्ट कर दिया जाता है हमारे आपने जैसा पहले भी नहीं। ये महसूस किया? मुझे लगा अब नया ये शुरू किया पॉलिटिकल ड्रामा। नहीं, ये मैंने 2021 आपने बॉम्बे में से एमबीए MBA किया ना? किया था नरसिंह ओके। जी से, एंड मैंने ओके। फिर सोनी में ही जॉब की थी 2 साल। फिर मैंने ओके। एक और फाइनेंस कंपनी में जॉब की थी। तो मैंने हर जगह अपना देखा है ट्रैवल करते हुए। एंड ये महाराष्ट्र की बात नहीं है, आप बैंगलोर साइड भी मैं गई थी, वहाँ पे भी आपको टाइपकास्ट करा जाता है। अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप कन्नड़ा में क्यों नहीं बात कर रहे, तेलुगु में क्यों नहीं बात कर रहे, ये एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। चेन्नई में मैंने सुना है कि जिनको थोड़ी हिंदी आती भी होगी लेकिन वो हिंदी बोलते नहीं हाँ, है। नहीं बोलते। दे टॉक इन तेलुगु दे टॉक इन तेलुगु, तो एक स्लोगन बन गया है। तमिल, सॉरी, चेन्नई में तमिल बोलते हैं, तेलुगु शायद आंध्र प्रदेश में बोलते हैं। सही कह रहे हैं आप, तमिल। बट ये एक स्लोगन रह गया यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। जब तक आई फील लाइक काफ़ी पॉलिटिशियंस इस पे बात नहीं करेंगे कि ये चीज़ें सब हम एक ही हैं, और कोई लैंग्वेज को लेके ये विवाद करना, एक्चुअली पॉलिटिक्स में उसका एडवांटेज इतना है, वो मराठी जो वोट लेने के लिए वोट उसको लेने के चक्कर में आई फील लाइक आजकल आग पॉलिटिशियंस दे ही रहे डिवाइड उसको। करने में तुले हैं कि हमारी मराठी भाषा नंबर 1। हाँ, ये लोग हमारी नौकरी खा रहे हैं, ये, इनको भगाओ, हम वही, साथ में हैं। वही जैसे अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ जाता है इधर, तो ये होता है हमारी नौकरी खा रहा है, हमारे जैसा नहीं है। अरे भाई, हमारे जैसा क्यों नहीं है, हमारा ही तो पार्ट है। ऑब्वियसली आज आप क्या चाइना को दे दोगे सिक्किम? सही बोल क्या रहे हो। असम या हाँ, मणिपुर तब- दे दोगे? तब नहीं दोगे आप, तब हाँ। आपको होगा। लेकिन यहाँ पे कोई आपकी आके नौकरी कर रहा है तो वो हमारी नौकरी ले रहा है, तो वो हमारा इंडिया ही तो है, तो नौकरी ले रहा है तो इंडिया ही तो ले रहा है। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में मैंने ये नहीं देखा है नौकरी ले गए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते नए कल्चर को। मतलब मैं बिहार से हूँ और शुरुआत में मैंने बहुत ज्यादा सुना था लोगों से, किसी ने मुझे बिहारी नहीं बोला लेकिन बिहारी टर्म को गाली की तरह यूज करते हुए लोगों को हैं, देखा। हाँ, आज भी है ये। मेरे टीम में जब मीटिंग हो रही थी तो किसी ने क्या बोल दिया, क्या बिहारियों की तरह कर रहा है? मैंने बोला कि बिहारी क्या करते हैं बिहारियों की तरह? मैं जो करता हूँ क्या वो अलग है बिहारियों की तरह? तो वो मतलब कि लेबर ग्रेड का काम को बिहारियों की तरह बोल रहे हैं।
देखिए हर एक जगह आध हर प्रकार के लोग हैं ना। एक आध बैड एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के साथ हो गया हो हाँ। कि जिससे जिससे आपका पाला पड़ा, शायद वो बिहार से था एंड शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ हो जिससे उसका पाला पड़ा, तो इसने टाइपकास्ट कर दिया। टर्म कर दिया है लोगों ने, बातचीत में इस तरीके से बोल दिया। ये क्यों नहीं बोलते गुजरातियों की तरह क्यों कर रहा है, पंजाबियों की तरह क्यों कर रहा है, तो वो वहां पे ओके है। लेकिन तो फिर मैंने क्या शुरू किया, जब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता गया, मैंने अपने प्रोफाइल पे, फेसबुक प्रोफाइल पे, अभी तो वो पेज सस्पेंड हो गया, नया बनाया किसी वजह से, तो उसमें मैंने लिखा हुआ था प्राउड बिहारी एंड झारखंडी, सो दैट पीपल शुड नो कि बिहारी आईटी फील्ड में काम अच्छा कर सकते हैं। तो वो बिहारी सिर्फ जिसको देख लो ऑटो चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाला ही नहीं है, बिहारी आईएएस ऑफिसर भी है, बिहारी आईआईटीएंस भी है, बिहारी देश का पहला राष्ट्रपति भी है, बिहारी आपका आर्यभट्ट भी है जिन्होंने एडवांस मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी इंडिया को दिया। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो लोग नहीं समझ पाते। भागलपुरी सिल्क कितना ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, आप सोचिए। बिहार से ही तो होता है इतना। आई थिंक वी आर नंबर 1 एक्सपोर्टर्स ऑफ भागलपुरी सिल्क। वो कहाँ से आता है? बिहार से ही तो आता है जी। तो इन चीजों में जैसे आई थिंक मैं उनसे बात तो वो कर रही रेसिज्म थी। के ऊपर जो हो रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, किसी को सबको ही पहले मद्रासी बोलते थे, जितने साउथ इंडियन आते थे सब मद्रासी। और बोलता था भाई मैं कोच्चि से हूँ, मैं केरला से हूँ, मैं मद्रासी नहीं हूँ। एंड आज भी तो यही है कि अगर हम साउथ इंडिया की बात, अगर हमें एक बस बोलना है कि ये तमिलियन है, तो हम तमिलियन नहीं बोलते, हम बोलते हैं साउथ इंडिया से। हमने टाइपकास्ट ऑलरेडी अपने माइंड में पूरे बना रीजन रखा से है। कट कर दिया है कि ये साउथ इंडिया का है, ये नॉर्थ इंडिया का है। साउथ इंडियंस भी कहते कहते थक गए हैं कि हमें साउथ इंडियंस मत बोलो, हमें अपनी हमारी आइडेंटिटी में रहने दो। हाँ जी, मैं तमिल हूँ, कि मैं तमिलियन हूँ, मैं तमिलनाडु से आया हूँ, या फिर मैं से, केरला से तेलंगाना आया से। हूँ। राइट। तो ये बहुत ही इशू अभी भी है। कहने को है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एक स्लोगन, एंड ये तब तक चीज़ें चलती रहेंगी एज आई सेड, जब तक इन पे या फिर काफ़ी क्रिएटर्स ना बात करें। गवर्नमेंट थोड़ा, हम रिजर्वेशन तो कह देते हैं कि रिजर्वेशन दो SC ST दलित, बट मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन कम्युनिटीज़ को भी थोड़ा कुछ या फिर इंसेंटिव या कुछ एडवांटेज देना चाहिए उन फील्ड में जिनको लोग मानते हैं कि इंडिया का पार्ट नहीं है। अच्छा, यस। तो मतलब ये मैं अश्नीर गौर के स्टाइल में बोलूंगा तो ये दोगलापन है कि जब मराठी बोलते हैं हिंदी बोलने के लिए और पिटाई करते हैं तो आप तो गुस्सा आता है। कन्नड़ बोलने के लिए जब बैंगलोर में बोलते हैं कि हिंदी को कन्नड़ बोलो तो गुस्सा आता है। लेकिन आप यहाँ पे आके चिंकी बोलते हो, बिहारी बोलते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो टाइपकास्ट कर रहे हो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो पहले तुम तो सुधरो, फिर दुनिया से सुधारना। तो मुझे लगता है यहाँ भी सुधार होना चाहिए। ये मोटिवेशन कैसे बनाया जाए, शायद ये जो इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स का जो कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, इन लोगों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंटेंट क्रिएट करके अवेयरनेस बनाना चाहिए कि भाई हम लोग सब एक हैं, एक इंडिया है, यूनाइटेड इंडिया है। एंड ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स तो अपना काम कर ही देंगे, बट गवर्नमेंट शुड कम आगे। तो वो तो वोट बैंक है ना उनका, वो क्यों आएंगे आगे? उनको तो अपनी बात बोल के और अपना वोट बनाना है। अब जो मराठी वोटर बनाते हैं वो क्यों बोलेंगे? यही तो प्रॉब्लम हो गया है। और बॉलीवुड भी क्यों ही बोलेगा, क्योंकि बॉलीवुड बोलेगा तो बॉलीवुड की फंडिंग तो काफी हद तक आपको भी पता है। मैं शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप देखिएगा कि मराठी बोलने के ऊपर और जो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुआ, आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन ऐसा नहीं दिखाया। मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है पता है कि उनको भी मराठी वोटर चाहिए, तो वो बोल के फंसना नहीं चाहते। राइट। वो ये नहीं बोलना चाहते कि ये नहीं कर सकते हो, गलत है। तो फिर मराठी क्या बोलेंगे? अच्छा तुम हिंदी वाले हो, हम नहीं देते वोट तुमको। सही बोला। इसलिए वो टच नहीं कर सकते। वोट बैंक है उनका, वोट बैंक है। तो ये पॉलिटिशियन से तो उम्मीद ही मत करिए। ये कंटेंट क्रिएटर्स ही बच्चे हैं जिनको थोड़ा रिस्क लेने की आदत है, तो वो बोल लेंगे। जिनको सेफ प्ले करना है, ब्रांड डील्स कम करनी है शायद, क्योंकि ब्रांड्स भी कंट्रोवर्शियल फिगर्स से कम एसोसिएट होना चाहते हैं जिन, है ना? हाँ, जिनका कंट्रोवर्सी है, शायद उसको हेट्रेड है, हेट के कमेंट्स है, उनसे नहीं ज्यादा नहीं आना चाहते। हमारे देश का सबसे बड़ा जो हमारी आइडियोलॉजी रही है या हमारा सिद्धांत रहा है, वो रहा है अतिथि देवो भव। हाँ जी। जहाँ पे हम अतिथि को भगवान तुल्य मानते हैं, उसको तो हम मानते थे कि हमारे घर पे जो आ रहे हैं, जो हमारे देश में भी बाहर के जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो देव भव अतिथि ही हैं। और कितना प्रचार भी किया गया टीवी पे,
इनक्रेडिबल इंडिया के Right. ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी प्रमोट किया था, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कि भाई रिस्पेक्ट करो। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे हमें देखने को मिलता है कि कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट है, उनके साथ रेप हो गया, या किसी इंटरनेशनल टूरिस्ट को ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवाने के लिए फोर्स किया जा रहा है, उनकी प्राइवेसी छीनी जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या देखती हैं और क्या इम्प्रूवमेंट आप एक्सपेक्ट करती हैं इंडिया लोगों में? को ना वो गोरी चमड़ी एक कमोडिटी लगने लग गई है, क्योंकि हम्म। जब भी कोई मेल या फीमेल दोनों आते हैं, अगर आप देखेंगे उनके आगे एक भीड़ लग जाती है फोटो खींचने के लिए। उनको लगता है हमसे कितने डिफरेंट है, इनमें ऐसा क्या है। पीपल वांट टू टच देम, लिटरली उंगली उनको करने में मजा आता है कि क्या है किसी प्रकार चीज। से टच करके फोटो खिंचवा लो। हाँ, कि उनको लगता है कि फॉरनर्स आर वेरी ओपन, कि वो हम्म। आ रहे हैं तो क्योंकि वहां पे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे हॉलीवुड की राइट। मूवीज में। तो हाँ। हमारी ऑडियंस इतनी, हमारे लोग इतने शायद एडवांस नहीं हैं। उनको लगता है कि ये लोग दिखा रहे हैं ये चीजें, एंड ओपन में आप अगर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, सो यू नो ओपन में किसिंग कल्चर इट्स नॉर्मल, हाँ। इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, लेकिन अपने कपल आपस में किस कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि हाँ, पब्लिकली नहीं, किस बांट रहे हैं। आपस में ही, बट पब्लिक में पीपल डू इट हाँ, ना। हाँ, इंडिया हाँ, में तो ये इंडिया में बजरंग दंगल आ जाएगी और आपको फिर वो आज 14 फरवरी है, हाँ, आज मार्केट में न्यूज बन रहा होगा वैलेंटाइन डे। बजरंग दंगल आके सबसे पहले आपके गले पकड़ेगी। तो जी। लोगों को जब आसपास अपने देखते हैं ये फॉरनर्स, उनको बड़ा फैसिनेशन होता है कि अगर ये उधर, तभी आप फॉरनर्स के साथ देखिए सबसे ज्यादा बदतमीजी यहाँ पे होती है फीमेल टूरिस्ट के साथ। Especially. उनको वो एक कमोडिटी लगने लगती है। तो चेंज वो ऐसे नहीं आ रहा गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से। चेंज ऐसे आ रहा है कि काफ़ी कंपनीज आ गई हैं जो सिर्फ केटर ही करती हैं फॉरनर्स की जो ट्रैवल है बहुत स्मूथ बनाना। इनबाउंड टूर ऑपरेटर्स जो अपने टीम को साथ में रखते हैं कि टू प्रोटेक्ट देम। हाँ, बिल्कुल प्रोटेक्टेड, एंड वो बिजनेस बहुत अच्छा बनता जा रहा है। लग्जरी होटल चेन्स भी इसी के लिए ही काम कर रहे हैं। उनका मेन टारगेट बिजनेस ही फॉरनर्स हैं। वो फॉरनर्स वही आ रहे हैं जो डबल ट्रिपल प्रीमियम दे पा रहे हैं उस सर्विस के लिए, वरना Right. फॉरनर्स आल्सो अवॉइड कमिंग टू इंडिया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। They don't feel safe. वो स्पेनिश लेडी, अगर आपको याद है, आई थिंक वो हाँ। बाइक टूर पे थी। वेरी शी इज अ वेरी गुड कंटेंट क्रिएटर एज वेल, एंड अ वेरी प्रोलिफिक स्पीकर, कुछ भी कह दो आप। शी इज डन अमेजिंगली वेल इन हर लाइफ। आई थिंक करीब 7 या 11 लड़कों ने उनका रेप किया था जब वो रोड अपने हस्बैंड के साथ थी। आप सोचिए, My God. आप कह देते हैं ना कि हाँ लड़की अकेले घूम रही थी तो safe सड़क नहीं है। पे, हाँ। कोई था नहीं, तो इसलिए उनको लगा कि अगर हस्बैंड नहीं था साथ में तो हम कुछ भी कर लें। यहाँ पे हस्बैंड हो या ना हो, दे आर गेटिंग रेप्ड। तो फॉरनर्स को तो लोग कमोडिटी ही मानते हैं। बहुत बुरी बात है। एक आखिरी सवाल बिफोर वी एंड दिस, कि 2050 में आप भारत को कैसे देखती हैं? क्या इंडियंस के अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन रहने वाले हैं, या हम बहुत वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर ये कंफ्यूज हो जाएंगे 2050 तक कि हम इंडियन हैं या वेस्टर्न हैं? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक जैसे सोशल मीडिया आगे बढ़ता जा रहा है हाँ। एंड कल्चरल क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा आगे हो रहे हैं। बॉलीवुड में भी आप किसी भी वेब सीरीज में देख लो, कहीं ना कहीं एक कल्चर की बात करी ही जा रही है। तो मुझे लगता है 2050 तक आते आते ये ना हो कि इतना ज़्यादा कमोडिटाइज हो जाए कल्चर कि भीड़ लग जाए एक जगह जाने की, जो आप देख रहे हैं आजकल हो रहा है। आजकल और जो हो हमने सकता बात है कि की। वो इतना ज़्यादा ही कमोडिटाइज हो जाए कि शायद कुछ चीज़ें ख़त्म ही होने लग जाए। तो 2050 तक तो इंडिया कल्चर में टॉप पे ही पहुंचने वाला है। एंड गवर्नमेंट भी इस बजट में भी टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिला है। सो आई डोंट डाउट इट, इट्स गोना गो अ लॉन्ग वे इंडियन कल्चर। और यूथ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कोई मैसेज? मैं तो यही बोलूँगी यूथ कंटेंट क्रिएटर्स को कि जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में, आप कंटेंट को गुरुज की एडवाइस अडेप्ट मत करो, मत फॉलो करो। एक कान से सुनो निकालो जो आपको कहते हैं कि एक जो क्रिएटर चला है, किसी एक क्रिएटर Content की creator है। अगर 10 रील्स में 5 वीडियोस 5 मिलियन गई हैं, वो उठा के कॉपी करके रिक्रिएट कर दो। मैं ये कहूँगी ये एडवाइस बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ अपने कोर्स बेचने के लिए एडवाइस आपको दे रहे हैं। अगर आप कंटेंट क्रिएशन फील्ड में घुस रहे हो, एक अपनी इंडिविजुअल वॉइस के साथ घुसो।
आप बहुत जल्दी ग्रो करोगे। आप जितने भी आज क्रिएटर्स देख रहे हो, कुछ शायद आपको क्रिएटर दिखेंगे 1 महीने में ग्रो कर गए। क्यों ग्रो कर गए? क्योंकि उनकी एक इंडिविजुअल वॉइस थी। उन्होंने ये टेक्निक नहीं अपनाई कि मुझे इसको कॉपी करना है, ये करना है। अपना इंडिविजुअलिटी आगे लाओ। So my advice would be that, and be very patient. This is a game which you cannot, आप कुछ नहीं अचीव कर सकते अगर आप में वो धैर्य नहीं है। इट इज़ लाइक बॉलीवुड, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। कहीं जगह फेवरेटिज्म भी है, नेपोटिज्म भी है, हर चीज़ है इस इंडस्ट्री में। अब पहले नहीं थी, अब हो गई है। सो कम विद, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, फोकस्ड, काम एंड वेरी हार्ड वर्किंग। एंड आप ये नहीं सोच सकते कि इनिशियली ही आके आपकी एक टीम बिल्डअप हो जाएगी। आपको एक कंटेंट क्रिएटर की सबसे बड़ी, आई थिंक, खास बात भी मैं कह लूँ, डिसएडवांटेज भी कह लूँ, आप ही राइटर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही अपनी मूवी के प्रोड्यूसर हो। आपके साथ कोई शुरू में कोई भी नहीं होगा। यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल। मैं जैक भी नहीं कहूंगी, यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल। आप अगर अपना पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, आई एम श्योर आप जैसे रिसर्च करते हैं, आप सारी चीजें बैठ के आपने पहले प्लान करी, उसके बाद आपकी टीम डेवलप हुई। वैसे ही किसी कंटेंट क्रिएटर, जो भी नया बंदा आ रहा है या कोई भी मेल फीमेल आ रहा है, उसको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसके पास पहले टीम नहीं होगी। आपको ऑन ग्राउंड खुद जाना है, रिसर्च खुद करनी है, क्वेश्चंस खुद बनाने हैं, एडिट खुद। आपको पहले अपने आप करोगे तभी आप सामने वाले से करा पाओगे, उसको बता पाओगे आपकी कैसी पर्सनालिटी यूनिक आनी है, बिकॉज कंटेंट इज ऑल अबाउट यूनिकनेस। और लाखों टॉपिक्स है, लोग क्यों किसी को कॉपी करें? Exactly. आप अपने आसपास में जो भी चीज़ यूनिक देखते हो, जिसमें आपकी क्यूरोसिटी होती है, मुझे ऐसा लगता है अगर उस टॉपिक पे भी रील बना देना, कई लोग उस क्यूरोसिटी से रिलेट करके वो पसंद करेंगे। लेकिन उनको लगता है ना कि ये टॉपिक छोटा है, कोई बड़ा टॉपिक ढूंढो, कोई वायरल टॉपिक ढूंढो, वो वायरल कंटेंट को कॉपी करने में लग जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए, जो कॉपी वाले क्रिएटर्स आ रहे हैं वो काफी जल्दी डाई डाउन हो जाएंगे। फिर अगर आपको ग्रो करना है, आपको अपना यूनिकनेस ही दिखाना पड़ेगा। भले आप थोड़े टाइम कॉपी करके अपना यूनिकनेस लेके आए, या फिर आप पहले से यूनिकनेस लेके आए, वो आपकी स्ट्रैटेजी है जी। मैं तो यही एडवाइस करूँगी कि जस्ट फॉलो योर, जो आप हो वैसे ही रहो। एक गेम खेलने की कोशिश मत करो। दिस इज़, ऑडियंस ही आपको इसमें बढ़ाएगी, ऑडियंस ही उतारेगी। दिस इज़ अनदर बॉलीवुड। लोग ये भूल जाते हैं। एंड जो मैं आपसे बात कर रही थी माना विलेज की, क्योंकि आपने कहा कि हर जगह एक बहुत यूनिक स्टोरी है, तो मैं माना विलेज गई थी उत्तराखंड में। इट्स द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब वहाँ पे यूनिक स्टोरी ये थी कि वो लोग 6 महीने उधर रहते हैं, 6 महीने कहीं और चले जाते हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। मैंने भी इस पे भी कंटेंट नहीं बनाया, मुझे बनाने का मन था, बट कभी वो मुहूर्त नहीं आ पा रहा है मेरा। लेकिन 6 महीने वो इसलिए कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे स्नो इतनी पड़ती है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इससे गवर्नमेंट ने उन्हें चमोली में एक जगह दे रखी है कि तुम 6 महीने यहाँ पे एंजॉय करो अपनी स्नो, 6 महीने समर्स के टाइम तुम इधर चले जाओ। अब ये बात बहुत कम लोगों को पता है। अगर आप ट्रैवल करते करते जाओगे तो ये एक स्टोरी निकल आएगी। तो ऐसी यूनिक चीजें आप लेके आइए आगे। इसका मतलब ये है कि कंटेंट क्रिएटर को एक और टिप आपने दिया है कि इफ यू वांट टू हैव न्यू टॉपिक्स, आप ट्रैवल करो, नई जगहों पे घूमो, तो आपको कंटेंट के आइडियाज मिलेंगे। जी। एंड जरूरी नहीं है हर किसी की कैपेसिटी हो ट्रैवल करने की। एक सिटी में तो ट्रैवल कर सकता है। एक सिटी दिल्ली के अंदर कितनी कहानियां हैं। दिल्ली में मैं कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको अपने शहर के बाहर ही निकलना है। जरूरी नहीं है कि आपको पैसे ही खर्च करने हैं। आप जाइए, आप मेट्रो राइड लीजिए, आपको मेट्रो के आगे कितनी कहानियां। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आप झंडे वाला वो मेट्रो लेंगे, आपको एक वो हनुमान जी की मूर्ति दिखती है, उसके ऊपर लोगों ने कितनी प्यारी कहानियां बना रखी। वो अपने आप में एक कहानी है। वहां से जाते हुए, ट्रेन में बैठते हुए, मेट्रो में एक सीन दिख रहा है आपकी आंखों के आगे अनफोल्ड होता है, वहाँ जहाँ पे आपको पूरी फॉरेस्ट रेंज दिखती है, वो बुद्ध गार्डन वाली, एंड हनुमान जी का दृश्य। उससे बेटर दृश्य क्या ही हो सकता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स गो आउट एंड एक्सप्लोर। ये टॉक पीस टू कैमरा वाले कल्चर बहुत आ गया है। आई अंडरस्टैंड इट इज ईजियर टू डू, बट असली कंटेंट क्रिएशन एक्सप्लोरेशन में ही है। चाहे वो इंफोटेनमेंट डोमेन, ट्रैवल, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पॉडकास्ट, लग्जरी, व्हाटएवर इट इज, अनलेस यू गो आउट एंड टॉक टू पीपल व्हाट दे वांट, आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू सस्टेन फॉर लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री. And one more thing I want to add to this, don't be afraid to be judged.
कि लोग कौन देखेगा, कौन क्या बोलेगा, या कौन मुझे अच्छा मानेगा इस कंटेंट के साथ. जस्ट स्टार्ट मेकिंग. इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री. है ना? मुझे कितनी हेटरेट भी आती है, मुझे प्यार भी आता है, हेटरेट भी बराबर आती है कि ये प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दी, इसमें एक्सेंट क्यों आ गया, तुम्हें तो ये बात ही नहीं करनी चाहिए हमारे कल्चर के बारे में. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रुक जाऊंगी. मैं अपनी स्ट्राइड में लेती हूँ कि आप बोलते रहिए, मुझे अपना काम करने दीजिए. तो कंटेंट क्रिएशन में अगर आप घुस रहे हैं, आपका पार्ट है. जैसे हर बिजनेस का एक डिसएडवांटेज होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. इसमें ये एक कॉन है. आपके ऊपर है कि आप उसको कितना अपने दिल पे लेते हैं. मुझे आए दिन लोग बोलते रहते हैं मैं तेरे पे FIR कर दूंगा. अभी मैंने एक रील डाली थी केरला के ऊपर, जिसमें था कि मैंने जातिवाद की बात की थी कि हायर कास्ट नहीं अलाउ करती थी लोअर कास्ट को कि कपड़े पहनना. हाँ. उस बात पे मुझे आ गया कि आपने हायर कास्ट को बदनाम कर दिया. अब ये तो फैक्ट ही है. तुम्हें करना है केस तो करो ना. मैं देखना चाहती हूँ तुम किस कैपेसिटी तक जाते हो. मैं भी देखती हूँ कि मेरे पास तो फैक्ट्स ये हैं. कुछ कह नहीं सकते, हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार अपना के. काम करते रहना तो है. आप डोंट बी अफ्रेड. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप आउट राइट आके कुछ भी गलत कंट्रोवर्शियल बोल दो. मत जाओ. हाँ. इंफोटेनमेंट जो आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बनाओ और स्टोरी टेलर बनो. जैसे आपने मेट्रो का कहा तो मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा था कि अगर मेट्रो स्टेशन पे बैठ के ना वो अगर 4 व्यक्तियों को भी ऑब्जर्व करे ना तो उसको एक कहानी मिल जाएगी. चेहरे को देख के कि कोई स्ट्रेस्ड है, कोई 2 लोग बड़े खुशी से हैं, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई थका हुआ आदमी सा लग रहा है, कोई रोटी निकाल के खा रहा है. अलग अलग कहानियां हैं. आज वैलेंटाइंस डे के दिन ही आप निकलोगे, आपको कितनी कहानी दिखेंगी. आपको दिख जाएगा कौन कपल कितना सुखी है, कौन कितना उदास है. कोई कपल वहीं पे लड़ाई भी दिखेगी आपको. हाँ, कोई चिढ़ रहा है कि इसने उसको फ्लावर्स दे दिए, तूने मुझे ये नहीं दिया. ये सारी चीजें कहानियां ही हैं आदि. और वो साथ में बजरंग दल वाले भी दिखेंगे. वो भी एक कहानी है अपने आप में. चलिए, So, बहुत yes. अच्छा लगा निकिता जी. मन तो नहीं कर रहा है कि इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करें, लेकिन आई होप कि हम जल्दी एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. Definitely. And I Thank you really for enjoyed having me talking on to the you. show. I had a great time. I think बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मुझे किसी चीज़ के बारे में अलाउ नहीं करा गया बात करना. बहुत ही अनफिल्टर्ड, रॉ एंड रियल इंडिया एंड रियल पॉडकास्ट. Thank you so much. Thank you so much. All right. Thank you for being a part of this podcast. Thank you for inviting me. Thank you. थैंक यू. तो दोस्तों, आपने देखा आज का एपिसोड कैसे मिस निकिता गुप्ता जी ने बताया इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर के सम अनहर्ड, अनसीन एंड अनएक्सप्लोर्ड टॉपिक्स एंड फैक्ट्स के बारे में. देखिए, हमने इस एपिसोड में बात की है इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के रिचनेस के बारे में, और साथ ही बात की है कि इंडिया जितना डाइवर्सिटी है, जिसमें हम यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी वो यूनिटी धूमिल होती जा रही है. रेसिज्म काफ़ी हाई एंड पे है, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे, उसके लुक्स के बेसिस पे दूसरे रीजन में जाते हैं तो उनको याद दिलाया जाता है कि आप यहाँ बिलोंग नहीं करते हो. देखो, पूरा देश जो है ना, हमारा भारत, हम सब भारतीय हैं. इस फैक्ट को हमें भूलना नहीं है. तो हमें भारत के किसी भी छोर के व्यक्ति, किसी भी स्टेट के व्यक्ति अगर आपके सिटी में आते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मूल मंत्र है अतिथि देवो भव. इसे कैसे हम भूल सकते हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए. तो दूसरे राज्य के व्यक्ति जब आपके शहर में जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए या करियर के लिए आते हैं तो उनको अतिथि के रूप में देखना है, और अतिथि देव होते हैं, ये हमें याद रखना है. तो हम अगर उनको लैंग्वेज के बेसिस पे या किसी प्रकार के स्लैंग कटाक्ष करके, उनके लुक के ऊपर बात करके, उनको दूसरा प्रोनाउन से संबोधित करके, जो कि अशोभनीय है, अच्छा नहीं लगता सुनने में, या उनको आप टीज करने के लिए यूज करते हैं, या आपके आसपास में ये हो रहा है, तो इसे रोकिए, इसे बढ़ावा मत दीजिए. ये किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है. हमारी भारत की संस्कृति, हमारा भारत का ट्रेडिशन हमें कभी नहीं सिखाता कि हम किसी को छोटा महसूस कराए या ऐसा महसूस कराए कि आप यहाँ के हो नहीं, तो हम आपको तिरस्कृत करेंगे. तो इस एपिसोड से यही कोशिश की गई है कि हम अपने कल्चर को जानें, हम अपने ट्रेडिशन को जानें, और हम देश को इसके रिचनेस के चलते, इनके कल्चर के चलते, ट्रेडिशंस के चलते, हम इसको अगले लेवल पर लेकर जाए. ये हमारा प्राइड है. हम इसको, अपने देश को ना सशक्त बनाना है, आगे बढ़ना है, लेकिन अपने रूट्स को भूले बिना. मैं हूं राहुल रंजन सिंह और आप देख रहे थे द राहुल रंजन शो. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. कोई भी ओपिनियन हो या देश के कुछ यूनिक ट्रेडिशन के बारे में आपको पता हो तो कमेंट के जरिए हमें बताइए कि कौन सा यूनिक
ट्रेडिशन या रिचुअल है जो आपको बहुत पसंद है भारत के बारे में, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, लेकिन हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। 80% लोग हमारे वीडियोज़ को देखते तो ज़रूर है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल को एक सपोर्ट मिलता है, हमें हमारा मोरल बूस्ट होता है, और हम इस लायक बन पाते हैं कि हमारे चैनल पे आपके लिए और अच्छे गेस्ट ला सके, अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए। तो चलिए, हम जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। जय हिंद, जय भारत।